Hello everyone, once again I Kunjan welcome you all to GATE Academy। तो सबसे पहले तो ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी क्लियर है, एक बार कंफर्म करें। एम आई कम्प्लीटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? एक बार शेयर करें, कंफर्म करो एक बार चैट बॉक्स में। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डील करने वाले हैं। यस, आज हम ड्यू पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डील करने वाले हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ इस लिंक को शेयर करें, बिकॉज आज हम ड्यू पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी है बट डिफ़िकल्ट लगता है सबको, जो कि बिल्कुल है नहीं। ऑडिबिलिटी इश्यूज है क्या? नहीं, मेरे साइड से तो नहीं। ऑल क्लियर फ्रॉम माय साइड। कौन है प्रेजेंट? प्रतीक, कौन है प्रेजेंट? प्रतीक, आकाश प्रभु, कौन है? अटेंडेंस किसकी लगी है? बाकी सब लेट। हाँ, किसकी अटेंडेंस लगी है बताओ चैट बॉक्स में। ओके, बोला करो यार, चैट बॉक्स में बोला करो। इट इज इंटरेस्टिंग फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर यू पीपल ऑल्सो। ओके, चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके। तो आज हम डील करने वाले हैं ड्यू पॉइंट को। वी आर अंडर द टॉपिक अंडर द हेडिंग ह्यूमिडिटी, अंडर द टॉपिक अंडर द हेडिंग ह्यूमिडिटी एंड अंडर दिस हेडिंग ह्यूमिडिटी हम आज पढ़ने वाले हैं ड्यू पॉइंट। ठीक है, ओके। अब ड्यू पॉइंट पढ़ते वक्त किसकी अटेंडेंस? अरे बताओ तो यार, मज़ा आता है मुझे। कौन है, किसने अटेंडेंस लगाई है? ओके, चलो फाइन। एक बार रिवीजन सारे फॉर्मूलेज का, सिर्फ फॉर्मूलेज, एकदम पिन पॉइंट फॉर्मूलेज, और हम स्विच करेंगे ड्यू पॉइंट पे। ठीक है, ओके। जो भी लोग प्रेजेंट है लिंक को शेयर कर दे। आज ड्यू पॉइंट मस्त तरीके से समझ में आने वाला है, एकदम घोट के पीने वाले हैं अपन ड्यू पॉइंट को, इतने अच्छे से समझेंगे हम आज ड्यू पॉइंट को। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करते हैं। हेड टॉपिक चल रहा है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में सबसे पहले ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन किसी के भी वेपर्स, ए अमाउंट ऑफ वेपर्स डिवाइडेड बाय बी अमाउंट ऑफ गैस। करेक्ट है? ठीक है, जब अपन ऐसा बोलते हैं किसी के वेपर्स किसी गैस में, है ना, तो अब हम जनरलाइज ही पढ़ेंगे। अब हम क्यों स्पेसिफिकली नहीं पढ़ रहे, सिर्फ H2O और एयर के बारे में बात करना, ऐसा हम बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ए और बी प्रेजेंट है, मतलब जनरल केस स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर सबसे पहले आज पढ़ते हैं हम मोलाल ह्यूमिडिटी, जिसको हमने डिफाइन किया है वाई के टर्म्स में। नाम है उसका मोलाल ह्यूमिडिटी, नाम है मोलाल ह्यूमिडिटी। मोलाल ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला इज पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर, या फिर सिंस इट इज मोलाल ह्यूमिडिटी मतलब मोल्स बाय मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। नेक्स्ट इज मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, इसीलिए हम इसको YS से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, YS से रिप्रेजेंट करना मतलब मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन। क्या था इसका फॉर्मूला बताओ, क्या था इसका फॉर्मूला बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या है फॉर्मूला इसका? क्या है इसका फॉर्मूला बताओ, कम ऑन, आई एम वेटिंग। नो ऑडियो, ओके। प्रतीक है, ओके। विक्रांत गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग विक्रांत, गुड इवनिंग प्रतीक। ओके, एक्चुअली मेरी चैट लोड नहीं हुई थी, मेरे को अब तुम्हारी चैट के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ओके फाइन, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा मोलार ह्यूमिडिटी, उसके बाद मोलार, मैं सिर्फ पिन पॉइंट फॉर्मूलेस पे आ रही हूँ, कंसिडरिंग कि आपको ये फॉर्मूलेस अच्छे से पता है, ठीक है। ओके, डायरेक्टली कमिंग ऑन पिन पॉइंट फॉर्मूलेस, मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, जहां जहां पार्शियल है वहां पे हम उसको वेपर प्रेशर बोल देते हैं। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर या फिर सैचुरेशन प्रेशर, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे PAS डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस PAS, ठीक है। अब दूसरा यहां पे हमने पढ़ा फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हम लिखते हैं मास बाय मास, दैट इज मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ B इज इक्वल टू, यहाँ पे डेफिनेशन में मास को ही हम लिखते हैं मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो इसी के लिए इसको हम ऐसे लिखे मोल्स ऑफ A इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A होल, अरे मैंने कैपिटल स्मॉल में लिख दिया, स्मॉल में नहीं लिखना चाहिए। देन इट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ B इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। सिमिलरली इसी को हमने फर्दर एक्सप्रेस किया एज पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। ये पढ़ा हमने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, दैट इज Y-S। समझ रहे हो तुम सिंबल्स समझ रहे हो, देखो यहाँ पे Y है मोलार ह्यूमिडिटी, तो ये Y-S is molar humidity at saturation. Here it is absolute humidity Y dash and this is Y dash S as absolute humidity at saturation. सिंबल्स भी पता होने चाहिए तुमको, ठीक है। फॉर्मूला सेम जो यहाँ पे है, बस पार्शियल प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेशन प्रेशर में, तो दैट इज PAS होल डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस PAS मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, ठीक है। जब भी अपन ह्यूमिडिटी का क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना कि क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। टोटल टेम्परेचर और टोटल प्रेशर को फिक्स कर दिया जाएगा, उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब भी डेटा दिया हुआ होगा टोटल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ओके। अब आगे नेक्स्ट वाज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर मतलब ही सैचुरेशन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय 100। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब ही सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब ही सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज परसेंट ह्यूमिडिटी या फिर जिसको हमने पढ़ा है परसेंट सैचुरेशन के नाम से। नेक्स्ट इज परसेंट ह्यूमिडिटी या फिर परसेंट सैचुरेशन हम जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। फॉर्मूला इज मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ B होल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ B, ये कंप्लीट पार्ट एट सैचुरेशन। इसी को ऑल्टरनेटिव वे में हम क्या लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट Y, दिस इज नथिंग बट YS या फिर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड बाय 100 है, परसेंटेज है ना यार, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। या फिर इसको हम Y डैश डिवाइडेड बाय Y डैश S मल्टीप्लाइड बाय 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हम खत्म कर चुके थे, ठीक है। और ह्यूमिडिटी में इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। ह्यूमिडिटी मतलब इतने फॉर्मूले पे सिमट जाती है और एक कंसेप्ट आता है ड्यू पॉइंट का, दैट इज इट एंड ह्यूमिडिटी इज ओवर, ओके। तो अब हम जा रहे हैं ड्यू पॉइंट के कंसेप्ट पे, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, मैं बार बार तुमको बोलती थी कि यार जब भी क्वेश्चन मेंशन किया होगा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, राइट। जब हम ड्यू पॉइंट पढ़ते हैं तो ओवरऑल प्रेशर जो होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्वेश्चन जब हो रहा है तो जो प्रेशर दिया हुआ होगा, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड। बट पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। टेम्परेचर कम होते जाता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन ड्यू पॉइंट तब नहीं आता जब टेम्परेचर बढ़ता है, ड्यू पॉइंट तब आता है जब टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो हमारे केसेस में ड्यू पॉइंट जब अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो तुम क्या कंसिडर करोगे कि प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर कम होता है।
आप बोलोगे मैम उल्टा नहीं हो सकता क्या? यार हमारे केस में नहीं होता, ठीक है, हमारे केस में नहीं होता। हम कभी भी जैसे देखो पॉसिबिलिटी के लिए हो सकता है, लेकिन हम उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे, हमारे प्रॉब्लम्स उस डायरेक्शन में नहीं आते। जैसे किसी ने तुमको बोला कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो हम वाटर को बॉईल करना है तो हम क्या सोचते हैं, ऑटोमेटिकली प्रेशर इज कांस्टेंट, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। हालांकि हम अदर द वे भी कर सकते हैं, ठीक है, हम प्रेशर डिक्रीज कर दे, हम बोलते हैं ना अंडर वैक्यूम, हम कभी कभी सिस्टम्स को टेम्परेचर को किसी का जब हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उतना टेम्परेचर हम रेज नहीं कर पाते इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर कम कर देते हैं ताकि लोअर प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाए। हम वैसे भी सिस्टम्स को बॉईल कर सकते हैं, ठीक है, बट हमारे दिमाग में हमारा नेचुरल सिस्टम क्या बोलता है, अच्छा बॉईल करना है क्या, उस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे जब मैं ड्यू पॉइंट समझाऊंगी, जब मैं अभी सिंस मैं ड्यू पॉइंट समझा रही हूं, तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, अच्छा मैम ड्यू पॉइंट बता रही है मतलब क्वेश्चन के अंदर ओवरऑल प्रेशर विल बी कांस्टेंट पर टेम्परेचर गिरता रहेगा। एग्जाम्पल मैम, एग्जाम्पल बताओ बरा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं तो फिर जैसे रात होती है ना, रात के 12 बजे, रात के 10 बजे, चलो रात के 10 बजे हैं, ठीक है। जब रात के 10 बजे हैं, जब रात के 10 बजे हैं 10 PM, ओके, तो 10 बजे सिस्टम का टोटल प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है उसका एक बार अंदाजा लेते हैं। तो अगर रात के 10 बजे है तो प्रेशर कितना होगा, ओवरऑल प्रेशर तो कांस्टेंट है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, राइट। तो अगर ओवरऑल प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, तो टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर होगा, चलो मैं नॉर्मल, अभी मैं गर्मियों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं ठंड की बात कर रही हूँ। आप बोलोगे मैम आप ठंडी के टाइम की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ठंड में जब आप सुबह उठते हो तो आपको सुबह 6 बजे ड्यूज दिखते हैं, राइट। दोज ड्यूज आर द रिजल्ट ऑफ ड्यू पॉइंट। वो ड्यू पॉइंट वहां पे एक टेम्परेचर और प्रेशर का ऐसा कॉम्बिनेशन रीच हो जाता है कि वो ड्यूज बनते हैं, ठीक है। तो दैट ड्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यू पॉइंट फॉर्मेशन, इसीलिए हम उनको बोलते हैं ड्यूज। तो इसीलिए मैं तुमको ठंड के मौसम की तरफ का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। फिजिकली अगर कोई एग्जाम्पल से हम रिलेट कर पाते हैं तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दैट इज वाई। ओके, चलो ध्यान रखना, कभी भी बता रही हूं तब कुछ भी डाउट है तब भी के तभी कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है, पर अच्छे से सुनो। ड्यू पॉइंट बहुत इजी कंसेप्ट है, इस एग्जाम्पल से कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब रात के 10 बजे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक का टोटल प्रेशर है, टेम्परेचर ले लो सपोज के 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, रात के 10 बजे, ठीक है, ठंड का मौसम है तो टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा, ठीक है। 30 नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, ठंड के मौसम के हिसाब से मैं ठंडी के विंटर सीजन के कंपैरिजन में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ चल लो टेम्परेचर ले लेती हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कितना कंसिडर कर रहे हैं हम, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बजे रात के 11, रात के 11 प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, प्रेशर इज यूनिवर्सल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अभी भी 1 एटमॉस्फेयर ही है, ठीक है। सिंस इट इज 1 एटमॉस्फेयर, अभी टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी, टेम्परेचर 11 बज रहे हैं यार, जैसे ठंड में रात होती है टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ठंड बढ़ती है ना। तो यहाँ पे 25 है तो सपोज से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फिर इट इज 12 मिडनाइट, रात के 12 बजे, ठीक है, प्रेशर अगेन 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यार, ओवरऑल प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आगे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, 12 बज गए और नीचे 19 चला गया, ठीक है। और अभी रात के 2 बजे हैं, 2 AM, प्रेशर का छोड़ दो, बोलो ही मत मैम, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा यार, दोपहर का टाइम हो, रात का टाइम हो, थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द 24 o'clock मेरा प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर, टोटल प्रेशर विल बी कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी कांस्टेंट, बट टेम्परेचर पे फर्क पड़ रहा है। नाउ द टेम्परेचर अगेन इज सपोज 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और बजे सुबह के 4, ठीक है, 4 AM, प्रेशर अगेन कांस्टेंट,
टेम्परेचर और ड्रॉप हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और बजे सुबह के 6, यहाँ पे 1 ATM, टेम्परेचर और ड्रॉप 14 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर जैसे सुबह होने लगी 7 बजने लगे, ठीक है, तो तुम उठ रहे हो सुबह और तुमको रात को सोते वक्त तो ड्यूज नहीं दिखे थे, लेकिन जब तुम सुबह उठे हो तो तुमको ड्यूज फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, है ना। तुम गार्डन पे जाते हो, घास पे जाते हो, तुमको दिखता है कि यार ओस है नीचे जमीन पे, वो बनी ड्यू पॉइंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ऐसा कुछ होता है कि ड्यू पॉइंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्या होता है उसके ऊपर जरा गौर करते हैं, ठीक है। सुबह के 7 बजे हैं, तो अब क्या हो रहा है, सूरज चढ़ रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा नहीं, अब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो नाउ इट वॉज 14 बट नाउ द टेम्परेचर इज सपोज 17 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, क्योंकि 7 बज रहे हैं, 8-9 टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। रात में स्पेशल अटेंशन के साथ ध्यान दें कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, और प्रेशर होल थ्रू आउट इज कांस्टेंट, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हमने रिलेट करने के लिए टाइमिंग्स ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे लेती हूँ सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर बोलो या वेपर प्रेशर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। सैचुरेशन प्रेशर बोलो या वेपर प्रेशर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब फिलहाल के लिए मुझ पे तुम इतना भरोसा करोगे, मैं तुमको ये प्रूफ भी कर दूंगी, ठीक है। जब हमारा क्वेश्चन जिस पॉइंट पे शुरू होता है, जैसे कि यहाँ पे शुरू हुआ कि द सिस्टम the overall temperature is 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, मतलब इनिशियल प्रेशर, ठीक है। इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर सेम ही रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर डिफर करेगा, प्रेशर होल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर पे फर्क पड़ रहा है ना यार, और इसी टेम्परेचर के गिरने की वजह से ड्यू पॉइंट आता है, ठीक है। अब मैंने तुमको एंटोइन इक्वेशन के बारे में बताया था, क्या बताया था एंटोइन इक्वेशन के बारे में, एंटोइन इक्वेशन गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। मैं एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन में एक रिलेशन लिख देती हूँ ताकि तुमको फील आए, समझ आए कि यार ये एंटोइन इक्वेशन मैम बोलती है बार बार, तो ये होता क्या है। तो एंटोइन इक्वेशन सपोज से ऐसी एंटोइन इक्वेशन होती है, LNPS इज इक्वल टू 13.8554 माइनस 2788 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर माइनस 26.59, ठीक है। ऐसी एंटोइन इक्वेशन होती है, ठीक है। आप बोलोगे मैम हर बार ये कांस्टेंट्स रहेंगे क्या, नहीं, हर बार ये कांस्टेंट्स चेंज होते रहेंगे, हर बार इनकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी। वाटर है तो उसका एंटोइन इक्वेशन के ये जो कांस्टेंट्स है, इसका एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म इज लाइक ln ऑफ PS इज इक्वल टू A माइनस B अपॉन T माइनस C, ठीक है। अब ये A B C की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट, जैसे कि एसीटोन है तो कुछ अलग, वाटर है तो कुछ अलग, ठीक है, तो अल्कोहल है तो कुछ अलग, तो हर कंपोनेंट के लिए एंटोइन इक्वेशन अलग अलग होती है। तो हम ऐसे कितनी याद रखेंगे, तो पहली बात हमको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एंटोइन इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है जो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, लेकिन ये दी क्यों जाती है, ये दी जाती है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर की वैल्यू निकालने के लिए। सपोज इफ यहाँ पे हमको पता करना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, जितना भी टोटल केल्विन हो रहा होगा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, ये हम पता कर सकते हैं यूजिंग एंटोइन इक्वेशन। एंड वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, एंड वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। क्या क्वेश्चन है हर्षित, व्हाई आर जनरली डोंट सी ड्यू पॉइंट इन समर्स, बताती हूँ ना हर्षित, कमिंग टू दैट पॉइंट, कमिंग टू द पॉइंट, इसीलिए मुझे तुमको यहाँ पे मैं प्रॉब्लम के एक्चुअल वैल्यूज पे लेके जाऊंगी, ठीक है, ताकि तुम समझ पाओ कि ड्यू पॉइंट समझ में क्यों नहीं होता, ठीक है, विंटर्स में ही क्यों देखने को मिल रहा है, समर में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पहले समझ लो कि ड्यू पॉइंट क्या होता है, एंड देन यू विल एबल टू रिलेट कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी ड्यू पॉइंट इन समर्स, ठीक है, समझे। चले बड़े आगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ गिव मी योर अटेंशन, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस ड्यू पॉइंट का फिनोमेना, ओके। तुम इसको लैब में भी करते हो, बस तुम समझ नहीं पाते, अरे यार ये वही ड्यू पॉइंट है, ठीक है। तुम लैब में भी ड्यू पॉइंट फॉर्मेशन करते हो, बस समझ नहीं पाते, ठीक है। तो अपन उस एग्जाम्पल में भी मैं आऊंगी, पर थोड़ा सा अभी मुझे अटेंशन चाहिए सबका बोर्ड पे, ठीक है, ओके।
तो सबसे पहले एंटोइन इक्वेशन का रिलेशन क्यों दिया जाता है, इस पर्टिकुलर इसी एक रैंडम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना होगा फॉर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। मतलब ये एसीटोन का है तो एसीटोन के ऊपर से तुम इसका रिलेशन निकालोगे क्या, वाटर का? नहीं, हर पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए अलग अलग वो लिटरेचर वैल्यू है, उसको वो कहां से आई वो सब छोड़ दो, पर वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। एंड वाइस वर्सा, जरूरी थोड़ी है सिर्फ टेम्परेचर डालोगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू मिले। वेपर प्रेशर और सैचुरेशन प्रेशर इज वन एंड द सेम थिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। तो अब अगर तुम सैचुरेशन प्रेशर पुट करोगे, अगर आपको सैचुरेशन प्रेशर पता करना है तो उस सैचुरेशन प्रेशर पे भी टेम्परेचर पता कर सकते हो, दोनों चलेगा ना। अगर टेम्परेचर पता है तो सैचुरेशन प्रेशर पता कर सकते हैं, और अगर सैचुरेशन प्रेशर पता करना है पता है तो इतना सैचुरेशन प्रेशर किस टेम्परेचर पे आएगा वो भी हमको पता चल सकता है, ठीक है। जैसे वाटर के लिए, वाटर की अगर आप एंटोइन इक्वेशन देखोगे, इस जिसके ऊपर गेट में एक बार क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, लूंगी मैं वो प्रॉब्लम, आज नहीं लूंगी, आज तो इसी में टाइम जाएगा अपना, ठीक है। वाटर के लिए जब हम एंटोइन इक्वेशन का रिलेशन लिखते हैं, ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले तो एक करेक्शन कि कभी भी किसी ने बोला कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वी शुड नेवर से इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, गलत जवाब, गलत जवाब। इफ वी से दैट इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर क्या दूं मैम मैं, 100 ही तो है ना, क्या दूं मैम मैं इसका आंसर, 100 ही तो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नो, क्या वाटर सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो सकता है? नहीं यार, वाटर 100 से ज्यादा पे भी बॉईल हो सकता है या कम पे भी बॉईल हो सकता है, यस, बट 100 पे क्यों बॉईल हो रहा है, क्योंकि सिस्टम का प्रेशर फिक्स है, सिस्टम का टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। तो इफ एनीबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वी शुड से सर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सिस्टम का, जैसे कि वाटर का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे सिस्टम का जो वेपर प्रेशर होता है या फिर सैचुरेशन प्रेशर, मैं बार बार बोल रही हूँ वेपर प्रेशर एंड सैचुरेशन प्रेशर सेम होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं एक ही वर्ड यूज करती हूँ, सैचुरेशन प्रेशर वर्ड यूज करूंगी मैं, ठीक है, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर पे ऐसा क्या हो जा रहा है कि वाटर बॉईल हो रहा है, 70 पे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल, ठीक है। क्या बोला मैंने, वाटर के लिए 100 डिग्री, वाई 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज एट 100 डिग्री द partial pressure, sorry, the vapor pressure of water and total pressure of the atmosphere is becoming equal। तो यहाँ पे 100 डिग्री अगर मैं पुट करूंगी, ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे मैं 100 डिग्री पुट करूंगी, अगर ये वाटर का एंटोइन इक्वेशन है, वैसे तो ये नहीं है, दिस इज नॉट फॉर वाटर, ठीक है, बट बाय चांस आई एम टेलिंग यू, अगर ये वाटर का एंटोइन इक्वेशन है तो यहाँ पे अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक्चुअली इसमें केल्विन पुट करना पड़ता है, तो दैट इज 100 + 273 अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, saturation pressure becomes equal to the total pressure of the system। it means यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर आना चाहिए, आना ही चाहिए, या फिर उल्टा, अगर ये वाटर का एंटोइन इक्वेशन है तो अगर मैं यहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पुट करती हूं तो यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आना ही चाहिए। ये दिस इज नॉट जस्ट फॉर वाटर, दिस इज नॉट जस्ट फॉर वाटर, ये किसी भी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन ये वाटर का एंटोइन इक्वेशन नहीं है तो यहाँ पे मत पुट करो, बट बता रही हूं जब मैं वो प्रॉब्लम लूंगी तब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अंडरस्टूड। बॉइलिंग पॉइंट 100 पे ही वाटर क्यों बॉईल हो रहा है, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर पे 100 पे क्यों बॉईल हो रहा है, क्योंकि 100 पे यहाँ का सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू इज बिकमिंग इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम 1 एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे सपोज इफ दिस इज द एंटोइन इक्वेशन, जिस किसी का भी होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, राइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पुट करती हूँ तो यहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। सपोज इफ दैट वैल्यू इज 25
0.25 नहीं होगा यार, कितना ले लूँ मैं, चलो सपोज 13.45 है, ठीक है, मैं रैंडम वैल्यू ले रही हूँ। क्या किया हमने, ये एंटोइन इक्वेशन दे रखी है, इस एंटोइन इक्वेशन में हमने टेम्परेचर पुट करा यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज इफ मैं यहाँ पे 25, कभी भी इसमें डायरेक्टली डिग्री सेंटीग्रेड में पुट नहीं किया जाता है, केल्विन में पुट किया जाता है। वो सब जब आपको एंटोइन इक्वेशन दिया जाएगा तो वो आपको मेंशन करेगा द प्रेशर इज इन पास्कल्स एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन, वो सब बात की बात है, जब क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर में पुट करूंगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर पुट करने के बाद ये LNPS है, तो अपन यहाँ PS की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 25 पे निकाली, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाली, तो 20 पे सपोज समझ लो है इट इज 13.4, फिर यहाँ पे 19 पे आ रहा है 12.1, 16 पे आ रहा है इट इज 16 पे भी मैं ले लेती हूँ 11.9, देन एट 15 इट इज 11.4, सपोज कम आएगा ना, हाँ, और यहाँ पे 14 पे ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कम जाएगा, और तो इसको मैं ले लेती हूँ 11, एंड फिर यहाँ पे बढ़ रहा है तो मैं इसको ले लेती हूँ 12। ओके, मैं ये रैंडम वैल्यूज ले रही हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ पे एंटोइन इक्वेशन पे यहाँ पे टेम्परेचर पुट करेंगे तो ऑब्वियसली सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू बदलेगी, ऑब्वियसली बदलनी चाहिए, क्योंकि सैचुरेशन प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर पुट किया तो यहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू मिलेगी, एंड रिस्पेक्टिवली एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर हमको सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे, अब पार्शियल प्रेशर में क्या, पार्शियल प्रेशर मतलब क्या कि अभी कितना होल्ड करके रखा है, ठीक है। देखो पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन प्रेशर का मीनिंग बताती हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। अब जब हम बोलते हैं कि मैंने एक रोटी, जैसे यार तुम मैक्सिमम 4 चपाती खा सकते हो, ठीक है, तुमने एक चपाती खाई तो तुम क्या बोलते हो, यार मैंने एक खाई, दूसरी खाई, खा सकते हो, तीसरी खाई, खा सकते हो, चौथी जैसी खाई तो अब तुम्हारा पेट भर गया। तो ऐसे केसेस में पहली चपाती वॉज योर पार्शियल प्रेशर, दूसरी चपाती वॉज योर पार्शियल प्रेशर, तीसरी वॉज योर पार्शियल, एंड फोर्थ वन वॉज नॉट योर पार्शियल, नाउ इट इज योर सैचुरेशन वैल्यू, योर वेपर प्रेशर का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं पार्शियल प्रेशर बताती हूँ, फिलहाल के लिए मुझ पे भरोसा करो, फिलहाल के लिए, कि जब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू तो ड्रॉप होगी, ठीक है। ये भी अपन निकालेंगे क्वेश्चन के अंदर। आप बोलोगे मैम आप कैसे बोल रही हो, ये कमी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये बढ़ेगी, ठीक है, नहीं बढ़ती यार, क्योंकि जब अपन एक्चुअल प्रॉब्लम करेंगे तो एंटोइन इक्वेशन से तुमको रिलेशन समझ आ जाएगा, ठीक है, कि हाँ मैम कम ही होती है, बढ़ नहीं रही है। जब अपन टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि मैं तुमको एक रिलेशन दूंगी निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैंने रैंडम वैल्यूज ले रखी है, ओके। अब जब ये सब चक्कर चल रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है, पार्शियल प्रेशर की एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, कि अभी तुमने कितनी रोटी खाई, तो सपोज तुम एक खाई तो तुमने एक ही खा के रखी है। ये सिचुएशन यहाँ पे इमेजिन करो, जैसे यहाँ पे सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग कि रात के 10 बजे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू सपोज इफ इट इज 11, सपोज इफ इट इज 11, ओके, रात के 10 बजे, ठीक है। लेकिन 10 बजे था टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू थी 13, ठीक है। फिलहाल प्रेशर से समझो, बाद में मैं और वैल्यूज से समझाऊंगी, ठीक है। फिलहाल प्रेशर से समझो, बाद में मैं और वैल्यू से समझाऊंगी और क्लियर कराऊंगी। सैचुरेशन प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यस हर्षिता, एब्सोल्युटली करेक्ट, सैचुरेशन प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मैं मोलाल ह्यूमिडिटी एंड मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन से भी इन दोनों चीजों को समझाऊंगी। फिलहाल धीरे धीरे खाते हैं ना, एक साथ मैं डाल दूंगी तो कुछ जाएगा नहीं दिमाग में, तो शांति से सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें ऐसी ही है मैम, ये फिक्स क्यों रहेगा, ये कम ही क्यों होगा, ये जब प्रॉब्लम पे आओगे तो तुमको खुद समझ आएगा कि हाँ यार मैम ने इसको कम किया था तो वैल्यूज एक्चुअली कम ही होती है, हाँ पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट करो, एंड देन आई विल गिव यू द प्रूफ ऑल्सो कि यार हाँ ये सही लिखा था मैंने, ओके। फिलहाल रात के 10 बजे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड,
आई एम टेलिंग यू कि पार्शियल प्रेशर उस वक्त रात के 10 बजे था 11 पास्कल्स, ठीक है। अब जब टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर इज स्टिल कांस्टेंट, ठीक है, पार्शियल प्रेशर कितना है 11। अब पार्शियल प्रेशर है 11 और सैचुरेशन प्रेशर है 13, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर 25 जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हुआ, पार्शियल प्रेशर अभी भी है 11 और सैचुरेशन प्रेशर कितना है 13.4। फिर टेम्परेचर और ड्रॉप हुआ 19, पार्शियल प्रेशर अभी भी 11। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा हो रहा होगा मैम पार्शियल प्रेशर पे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, सैचुरेशन प्रेशर कम होता जा रहा है तो पार्शियल प्रेशर पे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। बताती हूँ, थोड़ा सा आराम से सुनो, ठीक है, थोड़ा सा आराम से सुनो। अब यहाँ पे टेम्परेचर और ड्रॉप हुआ 19, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट, वेपर प्रेशर और कम हो गया, क्योंकि यार वेपर प्रेशर तो रिलेशन है, टेम्परेचर बदलेगा वेपर प्रेशर मतलब सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू बदलेगी। टेम्परेचर और ड्रॉप हुआ 16, पार्शियल प्रेशर स्टिल कांस्टेंट, ये तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। 11, पार्शियल प्रेशर इज 11, सैचुरेशन प्रेशर इज 11.9। जैसे ही 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए, पार्शियल प्रेशर इज अगेन 11, सैचुरेशन प्रेशर इज 11.4। देन अगेन टेम्परेचर ड्रॉप टू 14, टेम्परेचर जैसे ही गिरा 14, पार्शियल प्रेशर अभी भी 11 था पहले और अभी भी 11 है, लेकिन अब क्या हो गया, इस पॉइंट पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे पार्शियल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर हैज बिकम इक्वल। इस पॉइंट पे पार्शियल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर हैज बिकम इक्वल। आप बोलोगे मैम तो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, ठीक है, समझने के लिए समझ में आ रहा है, पर ना सिर्फ वैल्यूज के टर्म्स में समझ आ रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो इसका फील समझते हैं कि यार पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है ना तो क्या एक्चुअली हो रहा है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब अगर मैं तुमको, मुझे बस एक वैल्यू चाहिए कि अगर मैं इसको ना मुझे यहाँ पे तुम लोग मोलाल ह्यूमिडिटी एंड मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, अगर मुझे ये दो वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन प्रेशर की वैल्यू इज 101.325 पास्कल्स, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर नहीं पुट करोगे। सैचुरेशन प्रेशर, मोलाल ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलाल ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला इज पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर, राइट। और यहाँ पे मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन का फॉर्मूला इज वेपर प्रेशर मतलब ही सैचुरेशन प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस सैचुरेशन प्रेशर। अगर मैं तुमको इनकी वैल्यू से समझा दूंगी ना, इतना अच्छे से समझ आएगा कि कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। अब मेरे को चाहिए तुम लोगों की हेल्प। हेल्प इज कि यहाँ पे मुझे मोलाल ह्यूमिडिटी की वैल्यू चाहिए। मोलाल ह्यूमिडिटी की वैल्यू के लिए क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है 11, टोटल प्रेशर की वैल्यू एटीएम मत रखो, 101.325 किलो पास्कल्स रखो। निकालो कितनी आ रही है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू, बताओ, सॉरी मोलाल ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकालो, तो बताओ मुझे एक बार वैल्यू कितनी आ रही है। पार्शियल प्रेशर इज 11 डिवाइडेड बाय 101.325। मैं हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रही हूँ, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। कितनी आ रही है वैल्यू, 0.1217, करेक्ट है क्या, 0.12, आई होप ये इतनी ही आ रही है वैल्यूज तुम्हारी, 0.1217, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, समझो क्वेश्चन को, समझो क्वेश्चन को, ओके फिर से बैक टू फुल अटेंशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ। मोलाल ह्यूमिडिटी और मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, मुझे ये दोनों वैल्यूज चाहिए। अब मोलाल ह्यूमिडिटी जब टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्शियल प्रेशर था 11, मोलाल ह्यूमिडिटी कितनी है, मोलाल ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू फिक्स थी, मोलाल ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। टेम्परेचर गिरा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर गिरा लेकिन पार्शियल प्रेशर पे फर्क पड़ा क्या, नहीं, पार्शियल प्रेशर है 11, तो मोलाल ह्यूमिडिटी कितनी आएगी, उतनी आएगी कि नहीं। मोलाल ह्यूमिडिटी पे फर्क पड़ेगा क्या यहाँ पे, मैम नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैम मोलाल ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पे मोलाल ह्यूमिडिटी की वैल्यू शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो फिक्स है, भले ही टेम्परेचर बदल रहा हो, भले ही टेम्परेचर बदल रहा हो, लेकिन पार्शियल प्रेशर की वैल्यू फिक्स है मैम, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मोलाल ह्यूमिडिटी की वैल्यू 0.1217 ही आएगी,
ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर 19 डिग्री पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू अभी भी फिक्स है, तो मोलार ह्यूमिडिटी का वैल्यू सेम 0.1217, ठीक है। नेक्स्ट वही यहाँ पे हो रहा है 16 डिग्री, फिर भी पार्शियल प्रेशर उतना ही है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं, अभी भी 0.1217। फिर आए हम 15 डिग्री पे, 15 डिग्री पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अच्छा मैंने यहाँ पे एक उड़ा दिया क्या? अच्छा ओके चलो ये वैल्यू ही उड़ा देती हूँ मैं 11.4 वाली, ठीक है। 15 डिग्री पर ही ड्यू पॉइंट ला लेते हैं अपन, 15 डिग्री पर ही हम ड्यू पॉइंट, अच्छा नहीं 15 पे नहीं ला सकते अपन, 15 पे ड्यू पॉइंट नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर और ड्रॉप किया है। एक मिनट, दिस इज 11.5 एंड दिस इज 11, ओके। तो 11 पे हमारा ड्यू पॉइंट, यहाँ पे हमारा ड्यू पॉइंट आ रहा है, ठीक है। हाँ आगे कंटिन्यू, आई एम कंटिन्यूइंग, फोकस नहीं छोड़ना है, फोकस नहीं छोड़ना है, सेम करेक्ट। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आएगा ड्यू, ये मोलार ह्यूमिडिटी सेम, क्योंकि 15 डिग्री पे पार्शियल प्रेशर 11 है, जब तक पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा इस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मोलार ह्यूमिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इस पॉइंट पे नाउ 14 डिग्री पे देखो, ये खास पॉइंट है, 14 डिग्री इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। 14 डिग्री पे क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर स्टिल कांस्टेंट पर मोलार ह्यूमिडिटी की वैल्यू 0.1217, ठीक है। अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए, करेक्ट है हर्षिता, अब आई नीड योर हेल्प। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अब जब मैं ये वैल्यू निकाल रही हूँ मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, ठीक है। नाउ व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे माय फर्स्ट क्वेश्चन फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जब द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एट दिस पॉइंट आई एम आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन। आप बोलोगे मैम फॉर्मूला इज सैचुरेशन प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस सैचुरेशन प्रेशर। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 13.45। तो यहां पे मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन की वैल्यू कितनी होगी, निकालो तो, सैचुरेशन प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस सैचुरेशन प्रेशर। बताओ कितनी आ रही है वैल्यू, बताओ कितनी आ रही है वैल्यू, सैचुरेशन प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इतना लोगे, ठीक है, 101.325 माइनस 13.45, करेक्ट है क्या? हाँ कितनी आ रही है वैल्यू, 0.1530। कोई इसका निकालो तो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का निकालो, एक जन 19 का निकालो, कम ऑन मुझे बताओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड का कितना आ रहा है, 19 का कितना आ रहा है, बताओ मुझे। इससे मैं तुमको एक्चुअली समझा पाऊंगी कि ये इस चेंज की वजह से यहाँ पे उस पे ड्यू पॉइंट कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू इतनी आ रही है क्या, 0.1530, करेक्ट है क्या, 0.1530। देन नेक्स्ट पॉइंट इज 13.4 पे, यहाँ पे जब मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जब मैं मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन कैलकुलेट कर रही हूँ, फॉर्मूला क्या है, सैचुरेशन प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस सैचुरेशन प्रेशर, राइट। लेकिन यार अब सैचुरेशन प्रेशर बदल गया ना, पहले 13.45 था, अभी 13.4 हो गया, तो 13.45 से 13.4 हो गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू बदल गई, कितनी आई है वैल्यू आई है 0.1524, करेक्ट है क्या, ओके। नेक्स्ट जैसे ही फिर और टेम्परेचर ड्रॉप हुआ 19 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 12.1। तो मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन बदलेगा ना, बदलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू बदल रही है, ठीक है। तो यहां पे सैचुरेशन प्रेशर कितना आ रहा है, अगेन वी नीड टू कीप 12.1 डिवाइडेड बाय 101.325 माइनस 12.1, तो आंसर कितना आ रहा है, इट इज 0.1356। नेक्स्ट अगेन एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू इज 11.9, तो फिर से यहाँ पे वैल्यू बदलेगी, ठीक है। पुट करो 11.9 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस 11.9, कितनी आ रही है वैल्यू,
0.1330, क्रॉस चेक कर लो वैल्यूज, क्रॉस चेक करो, करेक्ट है हर्षिता, 0.1537। ओके हर्षिता किसका 0.1537 इधर है क्या, 15 पे बता रही है क्या? ओके आई विल क्रॉस चेक। तो यहाँ पे 11.5, आई थिंक 11.5 वाला ही बता रही होगी, 11.5 1280, दिस इज 0.1280। हर्षिता कहाँ का बता रही है? 0.1537 कहाँ आया, कौन से टेम्परेचर पे आया? मैंने गलत निकाला क्या? 0.325, वन 1356 तो करेक्ट है। ओके 1356 आ चुका है, 1356 के ऊपर ये गलत निकाले क्या मैंने? उसके आंसर्स कुछ और आए हैं। 0.1356 के ऊपर शी सेइंग 0.15। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ इसकी वैल्यू। बाकी लोग इधर निकालेंगे वैल्यू कितनी आ रही है। टोटल प्रेशर इज 13.45, 13.45 डिवाइडेड बाय 101.325 माइनस 13.45 कितनी आ रही है वैल्यू, करेक्ट तो है। ओके उसके बाद 13.4 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस 13.4 वैल्यू इज ओके यस 11.5 वाला। ओके हर्षिता, ओके करेक्ट है, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू। एंड लास्ट वन कैलकुलेट कर रहे हैं अपन इसके लिए 11 के लिए, ठीक है। इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, उतनी चाहिए ना, ठीक है। 11 जैसे ही हम 11 पे आए, ठीक है, चलो आ जाओ अभी बोर्ड पे, अटेंशन बोर्ड पे। जैसे ही हम आए 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 11 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस 11, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ जाती है 0.1217, ठीक है। अब पेन नीचे रखो एवरीबडी, पेन नीचे रखो और बोर्ड पे पूरा ध्यान, पेन नीचे रखो एंड बोर्ड पे पूरा ध्यान। मैम आपका सही है, ओके 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 हर्षिता, ठीक है, कोई थैंक यू। अब बोर्ड पे पूरा ध्यान, अच्छे से ध्यान दो, ठीक है, अच्छे से पूरा अटेंशन बोर्ड पे, पेन रख दो नीचे शांति से, अब एकदम मस्त से समझ आएगा तुमको, ठीक है। देखो अब जब टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जब मैं ये पूरी बातें कर रही हूं, सिस्टम का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर दैट इज 101.325 किलो पास्कल्स, ओके। अब जब प्रेशर टोटली फिक्स है, अब मैं बार बार प्रेशर फिक्स है नहीं बोलूंगी, प्रेशर होल थ्रू आउट फिक्स है, और विंटर्स में यही होता है, रात को से सुबह उठते तो प्रेशर अलग होता है क्या, नहीं यार, प्रेशर अभी भी, मैं यहाँ हूँ, मैं भोपाल में रहूँ या रायपुर में रहूँ या भिलाई में रहूँ, प्रेशर होल थ्रू आउट इज फिक्स, राइट। आइडियली, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट आइडियली इट इज फिक्स्ड 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब प्रेशर होल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोलाल ह्यूमिडिटी कितनी थी, 0.1217, और सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, मोलाल ह्यूमिडिटी इज 0.1217, और मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन का वैल्यू इज 0.1503। अब इसका मीनिंग समझो, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे राइट नाउ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस टेम्परेचर पे 0.1217 मोल्स ऑफ H2O को होल्ड करके रखा है 1 मोल ऑफ एयर ने, मीनिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.1217 मोल्स ऑफ H2O को होल्ड करके रखा है 1 मोल ऑफ एयर ने। लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम 1 मोल ऑफ एयर कितना होल्ड कर सकता है, तो वो इतना होल्ड कर सकता है, 1 मोल ऑफ एयर
0.1503 मोल्स ऑफ H2O को होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, ये फर्क होता है मोलार ह्यूमिडिटी और मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन पे। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो होल्ड कितना कर सकता है 0.15 और होल्ड कितना कर रखा है 0.12, मतलब वो ज्यादा खा सकता है। मतलब उसको वो खा, मतलब ये वही बात हो गई, तुम 4 चपाती खा सकते हो लेकिन तुमने खा कितनी रख रखी है, तुमने 1 खा रखी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम और ज्यादा खा सकते हो, राइट। सेम जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो अब कितना होल्ड करके रखा है, वही इतने मोल्स 0.1217 मोल्स ऑफ H2O को होल्ड करके रखा है। 1 मोल ऑफ एयर ने होल्ड करके रखा है, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, तो इतना होल्ड कर सकता है। 1 मोल ऑफ एयर मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है 0.1524। तुम्हारा अगर ध्यान है तो देखो मैक्सिमम कैपेसिटी पहले थी 0.1530, लेकिन अब कितनी हो गई 0.1524, कम हो गई। ठीक है, और ऐसा ही होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से ये बढ़ रही है वैल्यू। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज रिलेशन है वैसा यार, जैसे PV = nRT, तो टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, है ना, तो वो रिलेशन है। ऐसा कभी होगा टेम्परेचर बढ़ा है प्रेशर नहीं, ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं होता। PV = nRT का रिलेशन है। उसी तरीके से एंटोन इक्वेशन के रिलेशन ही डिफाइंड इस तरीके से है कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं तो होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, कम होती है, होती ही है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर था 19 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होल्ड कर सकता था, अभी भी वो उतना ही होल्ड कर पा रहा है यार, 0.1217 होल्ड कर पा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकता है 0.13। ठीक है, मतलब वो ज्यादा कर सकता है, और कर कितना रखा है उसने 0.12। ठीक है, ज्यादा है ना उसकी मैक्सिमम, मतलब ये वही बात हो गई, तुमने अभी 2 चपाती खा रखी है और तुम मैक्स 4 खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब नीचे और आए अपन, जब टेम्परेचर आ गया 16 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होल्ड कर सकता है, अभी भी उतना ही 0.1217, लेकिन अब मैक्स कितना होल्ड कर सकता है वो, ये इसका मतलब जब हम मोलार ह्यूमिडिटी बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम अभी इतना होल्ड करके रखा है, और जब एट सैचुरेशन बोलते हैं तो मैक्सिमम इतना कर सकता है। तो कर कितना रखा है 0.1217, मैक्सिमम कितना कर सकता है 0.1330। फिर इधर आए 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होल्ड करके रखा है, सेम मैक्सिमम कितना कर सकता है 0.1280। अभी इन वैल्यूज की थोड़ी सी वैल्यूज की सिंसियरिटी देखो, मतलब देखो सीरियसनेस देखो। जैसे ही टेम्परेचर 15 से 14 डिग्री पे गया, 14 डिग्री इज द इंपॉर्टेंट टेम्परेचर फॉर अस नाउ, व्हाई, बिकॉज जैसे ही 14 डिग्री हुआ मोलार ह्यूमिडिटी कितनी है, सेम, अभी भी शुरुआत से वो सेम ही है। ठीक है, कितना होल्ड करके रखा है 1 मोल ऑफ एयर ने 0.1217 मोल्स ऑफ H2O को होल्ड करके रखा है, लेकिन मैक्सिमम वो कितना होल्ड करके रख सकता है, देखो मैक्सिमम 1 मोल ऑफ एयर मैक्सिमम 0.1217 मोल्स ऑफ H2O को होल्ड करके रख सकता है। ये थोड़ा सा खास नहीं हो गया? ठीक है, मतलब ये वही बात हो गई कि तुम 4 चपाती खा सकते हो और तुमने चारों खा ली, अब 5वीं खा पाओगे क्या, खा पाओगे 5वीं? नहीं खा पाओगे। मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी इज डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, करेक्ट हर्षिता? मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी जो है इज डिक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, जैसे ही अब यहां से 14 से ये वैल्यू थोड़ा सा मैं कम कर लेती हूं, अगर हम यहां से 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे गए, 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, होल्डिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली और कम होगी। ये होल्डिंग कैपेसिटी सपोज इफ इट इज 0.1102, ठीक है, तो जैसे ही 14 से टेम्परेचर नीचे जाएगा ना, ये एयर क्या बोलेगा, एयर H2O को बोलेगा, अरे देख भाई, जब तक ना टेम्परेचर 25 से 14 तक आया मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरी होल्डिंग कैपेसिटी थी ज्यादा और तू था कम,
तो मैं होल्ड तुझे कर सकता था, ठीक है। हम किसी दोस्त को कब तक झेलते हैं, जब तक हमारे पेशेंस लेवल तक होता है, ठीक है। वो बोलेगा भाई यहाँ छोड़ दे, वहां छोड़ दे, वहां छोड़ दे, ओके, हमारे पेशेंस लेवल तक। एक लिमिट के बाहर आई तो हम क्या बोलेंगे, अब तू यहीं उतर जा, मैं यहीं तक तुझे छोड़ सकता था, अब तू जा सकता है यहाँ से तू पैदल जाना, राइट। बस वही सिचुएशन यहाँ हो रही है। यहाँ तक 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक एयर और H2O को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एयर H2O को तो छोड़ो, एयर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एयर ने H2O को होल्ड करके रखा था। क्यों होल्ड करके रखा था? क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी ज्यादा और उसने होल्ड करके रखा था कम। लेकिन जैसे ही इस टेम्परेचर पे आए 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी है उतना उसने उसको होल्ड करके रखा था। होल्ड करके रख सकता है वो 0.1213 और होल्ड करके रखा है उसने 0.1213। इससे नीचे जैसे ही गए, फॉर एग्जाम्पल 13 डिग्री, ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, और कम, ठीक है। तो यहां पे अब होल्डिंग कैपेसिटी जैसे ही हुई कम, तो यहां पे अब ये एयर क्या बोलेगा, अरे भाई अब होल्डिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, तो वो ये जो H2O है, जो एक्स्ट्रा एक्सेस में H2O है, वो उसको क्या करेगा, उसको क्या करेगा, उसको वो कंडेंस कर देगा। जो H2O एयर में प्रेजेंट है एक्स्ट्रा, मतलब यहां पे होल्डिंग कैपेसिटी इज 0.1202, सॉरी 0.1102, ठीक है। और एक्स्ट्रा कितना होल्ड करके रखा है उसने, इन दोनों का डिफरेंस 0.1217 माइनस 0.1102, इन दोनों का डिफरेंस जितना होगा, मतलब ज्यादा, यार ये ज्यादा वैल्यू है ना, इतना वो नहीं होल्ड कर पाएगा, वो इतना ही होल्ड करके रख सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा उसने होल्ड करके रखा होगा H2O को वेपर फॉर्म में, वो उसको क्या करेगा, वो उसको कंडेंस कर देगा। और वही जो कंडेंस्ड H2O है, वो कंडेंस्ड H2O आपको ड्यूस, वो कंडेंस करेंगे तो वो हवा में रहेगा क्या, अरे नहीं यार, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर, राइट, वेपर फेज नहीं है उसका। तो वो H2O जो कंडेंस हो चुका है, वो नीचे जमीन पे या घास पे आपको दिखेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्यू। तो जहां जहां H2O होगा, H2O तो यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है, राइट, तो वो जहां जहां नीचे मेटल सर्फेसेस पे या जमीन पे या घास पे जहां जहां होगा, वहां वहां पे आपको वो ड्यूज के फॉर्म में ये जो एक्स्ट्रा H2O होगा, वहां पे आपको ड्यूज गिरते हुए दिखेंगे। तो 14 डिग्री से जैसे ही नीचे आए, ठीक है, 14 डिग्री से एक भी पॉइंट अगर वो नीचे गया तो हम उसको ड्यू पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली हम 14 को ही ड्यू पॉइंट बोलते हैं, जहां पे पार्शियल प्रेशर इज बिकमिंग इक्वल टू वेपर प्रेशर, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज बिकमिंग इक्वल टू वेपर प्रेशर, उस पॉइंट को, मतलब इस 14 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं ड्यू पॉइंट बोलूंगी, ठीक है, समझा। गुड इवनिंग राम। ओके, हर्षिता का एक क्वेश्चन है, मैम जब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम होल्ड कर सकता है तो वो करता क्यों नहीं है। ओके, हर्षिता का क्वेश्चन सुनो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैम जब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम होल्ड कर सकता है तो वो करता क्यों नहीं है। अच्छा, ओके, नाउ आई अंडरस्टूड। मतलब उसको बोलना है हर्षिता को कि मैम अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 0.1530 की है, तो फिर उसने 0.12 को ही क्यों होल्ड करके रखा है, मैक्सिमम अमाउंट क्यों नहीं होल्ड करके रखा है हर्षिता। इसीलिए देख, अब जब कोई भोपाल में रहता है और कोई मुंबई में रहता है, ठीक है, मुंबई के हवा में आपको ह्यूमिडिटी फील होती है, क्यों, क्योंकि वहां का टेम्परेचर, जब वहां पे सनरेज, सूरज की किरणें जब गिरती है तो वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा वाटर का। मैम क्यों ऐसे, हमारे ऊपर भी अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर गिरेगा और वहां पे भी अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का गिरेगा, तो मेरे यहाँ, मतलब अगर मैं भोपाल में हूं तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना नहीं होगा, नहीं होगा उतना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तेरे सिटी में उतना वाटर कंटेंट अवेलेबल नहीं है ना जितना मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में जब हवाएं चलेगी, ठीक है, और सनरेज गिरेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन वहां की हवा में ज्यादा होने वाला है, क्योंकि वहां पे वाटर ज्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर। इसका मतलब मुंबई की हवा में मोलर ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू भोपाल, क्योंकि भोपाल में, मतलब है यार, भोपाल में भी अपर लेक लोअर लेक है, ठीक है, पर मैं समुद्र के कंपैरिजन में बात कर रही हूँ, वरना भोपाल वालों को लगेगा मैम आपको पता नहीं है क्या, हमारे पास भी अपर लेक और लोअर लेक है, ठीक है, नॉट अबाउट दैट। बट जहां पे कोस्टल एरियाज है वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे हम ह्यूमिड फील करते हैं। हम बोलते हैं ना यार, समुद्र किनारे जब जाते हो तो आपको उमस सी फील होती है, क्यों, क्योंकि वहां के एयर के अंदर H2, वहां की एयर ने ज्यादा H2O को होल्ड करके रखा है, ठीक है। अब H2O को होल्ड कितना कर सकता है वो, ये तो फिक्स है, लेकिन
करके कितना रखा है ये कौन डिसाइड करेगा? ये वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कितना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां पे वाटर कंटेंट कितना अवेलेबल है, वो डिसाइड करेगा कि उसने कितना होल्ड करके रखा है। देख हर्षिता, ये इसको मैं और अच्छे से बताऊं तो यार, जब कोई कोचिंग लगाता है तो किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि गेट में, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने स्कोर कर सकते हो? 100, राइट? लेकिन हर बच्चा अलग अलग स्कोर करता है, एग्जाम एक ही है, सब पढ़ते एक ही सोर्स से हैं, किताबें सबकी सेम है, सिलेबस सबके लिए सेम है, लेकिन हर कोई अलग अलग मार्क्स लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो हम पे है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं और कितने मार्क्स लाते हैं, राइट? तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, इस पर्टिकुलर पेपर के लिए ये है मैक्सिमम कैपेसिटी। लेकिन ये मार्क्स कितना लाया? इतना। क्यों लाया? डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, द क्लाइमेटिक कंडीशंस ओवर देयर। दिन भरे में हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अलग होगी। जरूरी नहीं है कि अगर भोपाल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और रायपुर में अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो दोनों जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम हो। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है? जैसे कि तुम 4 रोटी खाते होंगे, लेकिन हो सकता है कि कमेंट सेक्शन में मुझे राम दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि राम 8 रोटी खाता हो, ठीक है? तो वो उस सिचुएशन की ज्योग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाउड्स एंड ऑल एवरीथिंग, वाटर कंटेंट कितना अवेलेबल है, वहां पे टेम्परेचर कितना है, सनराइज हुआ था कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि सराउंडिंग एयर के अंदर H2O का कंटेंट कितना है, ठीक है? तो इसलिए उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, उसका क्वेश्चन ये था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वो मैक्सिमम 0.1530 होल्ड कर सकता है तो वो कर क्यों नहीं रहा है? दैट वाज हर क्वेश्चन, ठीक है? अब देख, अच्छा ठीक है, मैं इसको दूसरी तरीके से और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? क्लियर हुआ क्या हर्षिता? क्लियर है, ओके फाइन। अब आगे आते हैं, ठीक है? अब मुझे एक सवाल का जवाब तुम लोगों से चाहिए। मेरे को बताओ, अगर 14 से मैं कह रही हूं 13 पे गया टेम्परेचर, ठीक है, 14 से टेम्परेचर अगर 13 पे गया तो यू आर सेइंग, मतलब मुझसे अभी तक हमको इतना तो समझ आया कि मैम, इतना तो मेरे को समझ आया है कि 13 डिग्री, 14 से मैं एक टेम्परेचर भी नीचे गया, मतलब 13 पे भी गया तो मेरा कंडेंसेशन होगा, राइट? माय क्वेश्चन इज कि अगर 12 पे गया, 13 से 12 पे गया तो क्या फिर भी कंडेंसेशन होगा क्या? बताओ मुझे, क्या लगता है तुमको? 13 पे गया तो डेफिनेटली कंडेंसेशन होगा, राइट? क्योंकि तुम्हारी होल्डिंग, ये तो तुमको इतना समझ आ चुका होगा कि मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन की वैल्यू क्या है? गिरती है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना कंडेंसेशन होगा? 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन दोनों का डिफरेंस, करेक्ट है? वो बराबर 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.1102 मोल्स ऑफ H2O को होल्ड करेगा और जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा H2O का, उतने को वो कंडेंस कर देगा। माय क्वेश्चन इज, अगर टेम्परेचर 13 से और 12 पे जाए तो क्या कंडेंसेशन होगा? दैट इज माय क्वेश्चन। बताओ, अगर टेम्परेचर 13 से और नीचे गया, 12 गया, 11 गया, 10 गया, क्या स्टिल वी कैन सी द कंडेंसेशन फिनोमेना या नहीं? नहीं मैम, ड्यू पॉइंट ये है तो ड्यू पॉइंट के नीचे एक जो फर्स्ट टेम्परेचर होगा उसी पे कंडेंसेशन होगा। 12 पे, 11 पे, इन सब पे कंडेंसेशन नहीं होने वाला है। क्या लगता है? कम ऑन, क्या लगता है? क्या लगता है? बताओ। गलत जवाब दो यार, कम ऑन। जब तुम जवाब देते तो मुझे समझ आता है कि अच्छा ये मेरी मेहनत सफल हुई कि नहीं हुई। तुम्हारे डाउट्स रेज होते हैं तो उससे मुझे समझ आता है कि नहीं, मुझे समझ आ रहा है कि हर्षिता कुड हैव अंडरस्टूड, तभी उसका ऐसा क्वेश्चन आया। नहीं, नो क्लू, क्लूलेस। क्वेश्चन इज 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर से सुनो क्वेश्चन, 14 डिग्री सेंटीग्रेड को तो हम ड्यू पॉइंट बोल रहे हैं, मैं तो बता ही रही हूं तुमको, जहां पे पार्शियल प्रेशर इज बिकमिंग इक्वल टू वेपर प्रेशर, दैट पॉइंट इज ड्यू पॉइंट। उस टेम्परेचर के तुम एक भी पॉइंट नीचे गए, सपोज 13 डिग्री पे या 14.9 पे भी गए, तो क्या होगा? होल्डिंग कैपेसिटी कम होने वाली है, ठीक है? क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है यार, टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो इतना तुमको समझ आ ही गया है कि तुम 25 से 14 तक आए तो तुम्हारा सैचुरेशन, मोलाल ह्यूमिडिटी सैचुरेशन की वैल्यू कम होती गई है, तो और टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ये वैल्यू और कम होने वाली है, राइट? तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है मैम पहले पॉइंट पे, बट व्हाट अबाउट बिलो? ओके, हर्षिता से नहीं होगा। ओके चलो ठीक है, देखते हैं हर्षिता का इवैल्यूएशन, आगे देखते हैं। और कोई नहीं, किसी में और जिगरा नहीं है आंसर करने के लिए? ओके ठीक है, देखो
जब 13 डिग्री सेंटीग्रेड गया, ये तो ड्यू पॉइंट आ चुका है, ठीक है, ड्यू पॉइंट आ चुका है। जैसे ही टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड गया, ठीक है, टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड गया, 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। मैम आपको कैसे पता कम होगी? अरे यार ये एंटोइन इक्वेशन बताएगा ना, 13 डिग्री सेंटीग्रेड से हम सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, ये वैल्यू तो फिक्स है, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज फिक्स्ड। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेशन प्रेशर की एक वैल्यू होगी, उससे हमको ये वैल्यू भी फिक्स्ड। इसको तुम कहीं भोपाल में हो, रायपुर में हो, नागपुर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू फिक्स होगी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर वाटर की बात कर रही हूं तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू फिक्स, होल्डिंग कैपेसिटी फिक्स, ये दुनिया के किसी भी कोने पे फिक्स रहेगा। कंडीशन प्रेशर ये रहना चाहिए, ठीक है, तो ये फिक्स होगा, ठीक है। अब यहां पे होल्डिंग कैपेसिटी थी 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.1217, जो कि यहां पे गिर गई। यहां पे गिरी क्यों? क्योंकि होल्ड अभी तक मैक्सिमम वो होल्ड कर सकता था 0.1217 और होल्ड करके रखा है उसने 0.1217, है ना, ये है मैक्सिमम कैपेसिटी और ये है उसने होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे तो एयर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई। पहले 1280 थी, होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई। सिंस होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, ये एयर H2 को क्या बोलेगा? बोलेगा भाई अभी तक मैंने तेरे को होल्ड करके रखा क्योंकि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी हुई नहीं थी, लेकिन अब भाई मेरी जितनी मैक्सिमम लिमिट है मैं तुझे उतना ही उठा के रखा है मैंने तुझे, अब मैं और उठा नहीं पाऊंगा। अच्छा मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, और मैं तुझे मैक्स नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है। अब आगे जाते हैं। सिंस टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो अब ये एयर क्या बोलेगा इसको? यार मैं ना तुझे सिर्फ 0.1102 इतने लोगों को उठा पाऊंगा, बाकी के जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो उतर जाओ, ठीक है। वो कहाँ उतरेंगे? वो ड्यूज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसने 1 मोल ऑफ एयर ने इतने मोल्स को होल्ड करके रखा, ठीक है। 1 मोल ऑफ एयर की मैक्सिमम कैपेसिटी कम हो चुकी है, तो 1 मोल ऑफ एयर ने 0.1102 को होल्ड करके रखा, और बाकी लोग का क्या हुआ? जो इससे ज्यादा थे, मतलब ये दोनों का डिफरेंस, वो कंडेंस हो गए ड्यूज के फॉर्म में। अब टेम्परेचर और ड्रॉप हो रहा है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, तो ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू बढ़ेगी क्या? नहीं, ये वैल्यू तो और ड्रॉप होगी। सपोज इफ इट इज 0.1002, ठीक है। अब मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी हो गई है? 0.1। होल्ड कितना करके रखा है उसने? ये हुए मैक्सिमम कैपेसिटी 0.1 वो होल्ड करके रख सकता है, लेकिन होल्ड कितना करके रखा है उसने? 0.11। तो अब टेम्परेचर और कम होगा, तो इतने लोगों को वो क्या बोलेगा? अरे भाई मैं 1 मोल ऑफ एयर मैं सिर्फ इतनों को उठा पाऊंगा, बाकी जितने एक्स्ट्रा मेरे गाड़ी पे चढ़े हो उतने क्या हो जाओ? उतर जाओ। इसका मतलब बिकॉज नहीं होगा, बिकॉज वाटर की क्वालिटी लिमिटेड है, वेपर फॉर्म में। इसका मतलब अगर होल्डिंग कैपेसिटी और कम हुई है, सिंस टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर क्या हुआ है? बढ़ा नहीं है, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, होल्डिंग कैपेसिटी और कम होगी। होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, तो यहाँ पे ये एयर क्या बोलेगा इस H2O को कि भैया मैं अभी तक मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 0.1102 थी, तो मैं इतने लोगों को उठा पाया, बाकी लोग उतर जाओ। अब यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी और कम हो गई 0.1002, तो यहाँ पे वो उसने होल्ड कितने कर रखा है? 0.1102। तो ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं, डिफरेंस 0.1002, मतलब गाड़ी में जगह है 4 और बैठे हैं 5 लोग, तो क्या होगा? एक आदमी को उतरना पड़ेगा। ये वही बात है, बैठ कितने सकते हैं? 1 मोल ऑफ एयर कितनों को उठा पा रहा है? 0.1002, लेकिन बैठे कितने हैं? 0.1102। तो ये जितना एक्स्ट्रा लोग बैठे होंगे वो उतर जाएंगे, मतलब उतर जाएंगे मतलब ड्यूज फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब यहां तक अब यहाँ पे टेम्परेचर को रिलेट करो, ठीक है, यहां तक टेम्परेचर को रिलेट करो। सपोज इफ ये कारवा चलता गया सुबह 6:30 बजे तक, ठीक है। सपोज इफ नाउ इट इज 6:30 AM, सुबह के 6:30 बजे, और ड्यू पॉइंट किसको बोलते हैं? ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर, द फर्स्ट टेम्परेचर,
ड्यू पॉइंट मतलब क्या, ड्यू पॉइंट का मैं आधा डेफिनेशन बता रही हूँ। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द फर्स्ट ड्यू इज फॉर्म्ड। ड्यू पॉइंट का दो डेफिनेशन है, दोनों में आपको आधी आधी बता रही हूँ, ठीक है, आधी आप फुलफिल करोगे। आधी डेफिनेशन ये है कि कोई बोलता है ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच पार्शियल प्रेशर इज बिकमिंग इक्वल टू वेपर प्रेशर, दैट इज ड्यू पॉइंट, अग्रीड, ठीक है, आधी डेफिनेशन। दूसरी आधी डेफिनेशन ये है कि द फर्स्ट टेम्परेचर एट विच द ड्यू इज फॉर्म्ड, ड्यू पॉइंट इज द फर्स्ट टेम्परेचर एट विच द ड्यू इज फॉर्म, मतलब यहाँ पे भी ड्यू पॉइंट, यहाँ पे भी ड्यूज फॉर्म हो रहे हैं 13 डिग्री पे, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, होल्डिंग कैपेसिटी गिरी, होल्डिंग कैपेसिटी गिरी, ड्यूज बनेंगे, होल्डिंग कैपेसिटी और गिरी 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे भी ड्यू बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी ड्यूज बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे, तो ड्यू पॉइंट किसको बोलते हैं मैम, कोई बच्चा पूछ सकता है मैम यहाँ पे भी ड्यू बन रहा है, यहाँ पे भी ड्यू बन रहा है, फिर हम 14 को ही ड्यू पॉइंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज द फर्स्ट टेम्परेचर एट विच द ड्यू इज फॉर्म्ड इज नोन एज ड्यू पॉइंट। अनदर डेफिनेशन इज द टेम्परेचर एट विच पार्शियल प्रेशर इज बिकमिंग इक्वल टू वेपर प्रेशर इज नोन एज ड्यू पॉइंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुबह के 6:30 बजे हैं, ठीक है, अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, सुबह 6:30 से अब बज गए हैं 7 बजना मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। 12 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अभी 11 होगा क्या, नहीं यार, दिन चढ़ रहा है, सूरज निकल चुका है अभी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब सपोज समझ लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, देखो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है 0.1280 की, बराबर है क्या, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सुबह के 6 बजे, 6:30 के बाद तुमको ड्यूज फॉर्म होते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं, रात को ही ड्यू फॉर्म होते हुए क्यों दिख रहे हैं, बिकॉज रात को ये कांड होते हैं ना, इसीलिए। 6:30 के बाद टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 7 बज गए, 7 बजे टेम्परेचर कम होता है क्या, नहीं यार, सूरज निकल आया, सूरज निकल आया तो टेम्परेचर कम होगा क्या, नहीं, बढ़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे नेचुरल फिनोमेना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन की वैल्यू इज फिक्स। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर सैचुरेशन की वैल्यू, कैसे मैम, मैं भूल गया मैम, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन की वैल्यू कैसे फिक्स होगी, सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू, यार 15 डिग्री सेंटीग्रेड को तो एंटोइन इक्वेशन में पुट करेगा इधर, और यहाँ पे तेरे को सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू मिलेगी, तो 15 पे जो सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू आई है वही आएगी ना, तो अगर 11.5 है तो यहाँ पे भी 15 पे 11.5 ही आएगी तेरी सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू। और अगर तेरे सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू फिक्स है तो तेरे मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी की वैल्यू भी फिक्स रहने वाली है। तो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी देखो, अब मजे देखो, मजे, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी अब क्या हुई, बढ़ चुकी है, मतलब अब पहले गाड़ी 4 लोगों को उठा सकती थी, अब हमारी गाड़ी बड़ी हो चुकी है। 1 मोल ऑफ एयर अब क्या बोलेगा, 1 मोल ऑफ एयर अब बोलेगा कि यार मैं अब 1 मोल ऑफ एयर अब 0.1280 लोगों को होल्ड करके रख सकता है, मतलब 1 मोल ऑफ एयर कैन नाउ होल्ड 0.1280 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। अगर ऐसा है, सिंस टेम्परेचर इज ऑल्सो कमिंग, मतलब सूरज भी चढ़ने लगा है, धूप निकल आई है, तो जो ड्यूज जो दिख रहे थे तुमको 6:30 बजे, वो 7 बजे तुमको गायब होते होते दिखते हैं। ऐसा क्यों, सूरज निकल आया है, टेम्परेचर बढ़ने लगा है, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, है ना। तो वो जो ड्यूज है वो क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे, और अगर वो ड्यूज वेपराइज हो रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, सराउंडिंग एयर में ना जाएंगे। अगर सराउंडिंग एयर में जाएंगे तो एयर क्या बोलेगा, अरे नहीं मत आओ, मैं तुमको नहीं उठा सकता। अब तो एयर भी कुछ नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि एयर की होल्डिंग कैपेसिटी अब बढ़ चुकी है। मैम कैसे, अभी तक तो कम हो रही थी, अब कैसे बढ़ने लगी, अरे टेम्परेचर बढ़ने लगा ना, अगर टेम्परेचर बढ़ने लगा तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने लगी है, तो सिंस टेम्परेचर बढ़ा होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी, करेक्ट है। तो यहाँ पे अब वो जो एयर, जो H2O ड्यूज के फॉर्म में दिख रहे थे वो इवेपोरेट हुए, क्यों, एयर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी इसलिए वो इवेपोरेट हुए क्या, नहीं, एयर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सूरज निकल आने की वजह से, तो रेट ऑफ वेपरेशन भी होगा, रेट ऑफ वेपरेशन होगा तो वो आपको ड्यूज जो दिख रहे थे घास के ऊपर वो भी इवेपोरेट हो रहे हैं, मेटल सर्फेसेस पे भी जो वाटर होगा, जमीन पे जो पानी होगा वो भी इवेपोरेट होने लगेगा। दैट इज वाई यहाँ पे अब एक्चुअली एयर
वाटर को मैक्सिमम होल्ड करना चालू कर देगा। अभी तक ये ड्यूज का फॉर्म करने लगा था, लेकिन अब जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो यहाँ पे बढ़ने लगेगा। सपोज इफ 0.1109 इतना होल्ड करके रखा है अभी, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे अब रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना होना होगा उस पर्टिकुलर जितनी मतलब हीट मिल रही है, जितना वाटर कंटेंट अवेलेबल है, बेस्ड ऑन दैट इवेपोरेशन होते रहेगा। समझा क्या? कुछ क्वेश्चंस है। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट। यस हर्षिता, करेक्ट। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक और बार समझा रही हूं, फुल अटेंशन के साथ सुनोगे, फुल अटेंशन के साथ सुनोगे। मैं दोबारा से एक बार बता रही हूँ। और ये जो ड्यू पॉइंट का जो कांड है, ये जो मैं तुमको बता रही हूँ रात को दिन को, ये सब तुम लैब में भी करते हो, ठीक है। बट उसको ड्यू पॉइंट फिनोमेना ही है। जब कभी भी तुमको कोई एक्सप्लेन करे कि या पूछे व्हाट इज ड्यू पॉइंट, तो गिव हिम दैट एग्जांपल विच आई विल कम टू इन कमिंग 5 मिनट्स। बिफोर दैट आई एम रिवाइजिंग दिस ऑल वंस अगेन, तो फुल अटेंशन के साथ ध्यान दे, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये है एंटोइन इक्वेशन। व्हाट इज एंटोइन इक्वेशन? एंटोइन इक्वेशन गिव्स अस अ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। मैम वेपर प्रेशर क्यों बोल रहे हो? अभी तक तो सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। अरे यार, सैचुरेशन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इज वन एंड द सेम थिंग। कभी वो वेपर प्रेशर बोलता है, कभी सैचुरेशन प्रेशर बोलता है, तो हमको दोनों की आदत पड़नी चाहिए, है ना। मैं वेपर प्रेशर बोलती हूँ इसलिए वेपर वाला वेपर प्रेशर बोलेगा क्या? नहीं, गेट वाले को जो देना है वो देगा यार। ओके, अब एंटोइन इक्वेशन का दिया ही इसलिए जाता है ताकि तुमको वेपर प्रेशर की वैल्यू पता चले। उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, एक तो इसलिए वो देगा, या फिर उल्टा इतना वेपर प्रेशर तुमको किस टेम्परेचर पे मिलेगा इसके लिए देगा, ठीक है। जब ड्यू पॉइंट मिलता है, मतलब मैं रात से सुबह तक विंटर्स में क्या होता है उस फिनोमेना के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो प्रेशर थ्रू आउट क्या होता है? कांस्टेंट, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज 101.325 किलो पास्कल्स। रात के 10 बजे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दीज आर आर्बिट्ररी वैल्यूज। पार्शियल प्रेशर 11, सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू 13.45। मैम ये कहाँ से आई? ये वैल्यूज ले रही हूं मैं रैंडम, ये वैल्यूज ले रही हूं मैं रैंडम। और ये जो वैल्यू आई है सैचुरेशन की, ये आई है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सैचुरेशन की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसीलिए दुनिया के तुम किसी भी कोने पे जाओ, अगर प्रेशर फिक्स है तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, मतलब अगर ये वाटर का एंटोइन इक्वेशन है तो वाटर का सैचुरेशन प्रेशर चाहे इंडिया में हो या चाहे लंदन में हो या चाहे एम्स्टर्डम में हो या रायपुर में हो, भिलाई में हो, कहीं पे भी हो, वाटर का अगर प्रेशर थ्रू आउट इज कांस्टेंट, दैट इज आल्सो 1 एटमॉस्फेयर, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू कोई नहीं चेंज कर सकता। इट हैज टू बी 13.45, ठीक है। फिर टेम्परेचर कम हुआ, यार टेम्परेचर बदला तो सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू बदलनी है। वो हमको कहाँ से पता चलेगी? एंटोइन इक्वेशन से पता चलेगी। तो वो हम पता करते गए और हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कितना सैचुरेशन प्रेशर का वैल्यू होगा हम निकालते गए, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या? पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है। मेरे लिए फिलहाल ट्रस्ट करो, भरोसा करो, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है। कितनी है? 11 ओके। अब मोलार ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है मैम पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर। मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन का है सैचुरेशन प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। अब मोलार ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है मैम पार्शियल अपॉन टोटल माइनस पार्शियल, तो ये वैल्यू मैंने पुट करी, आंसर आ गया। अब मैम जब तक टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर 25 था, 20, 19, 16, 15, 14, लेकिन ना मैम पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आपने बोला कांस्टेंट है, तो मोलार ह्यूमिडिटी की वैल्यू पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो भी कांस्टेंट ही रहेगी, राइट। बट मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन चेंज हो रहा है। मोलार ह्यूमिडिटी सैचुरेशन क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन का फॉर्मूला इज सैचुरेशन अपॉन टोटल प्रेशर माइनस सैचुरेशन। तो यहाँ पे सिंस सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू बदल रही है, सिंस सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू बदल रही है, तो यहाँ पे ये होल्डिंग ये वैल्यूज भी चेंज होगी, राइट। बिकॉज मोलार सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू बदली, इसको हर बार पुट करते जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारी मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन की वैल्यू भी बदलती गई, राइट। अब यहां से जब मैं प्रेशर से समझाती हूँ ना, नहीं समझ आता, ठीक है, क्योंकि तुम इसको फील नहीं कर पाते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जब मैं तुमको ऐसे बता रही हूँ कि यार 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना
1 मोल ऑफ एयर ने 0.1217 H2O को होल्ड करके रखा है, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, इतना, ठीक है, मैक्सिमम कितना कर सकता है 0.15, लेकिन कर कितना रखा है उसने, कम कर कितना रखा है 0.12, पर कर कितना सकता है मैम, क्या कर सकता है, अरे वाटर को होल्ड 1 मोल ऑफ एयर अभी कितने मोल्स ऑफ H2O को होल्ड करके रखा है 0.12 होल्ड करके रखा है, पर मैक्सिमम कितना कर सकता है 0.15, ठीक है। देन अगेन नीचे टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना मैक्स होल्ड करके रख सकता है 0.15, लेकिन होल्ड कितना कर रखा है 0.12, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मतलब गाड़ी में 0.15 लोग आ सकते हैं, लेकिन आए कितने हैं 0.12, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट इज 19 डिग्री सेंटीग्रेड पे होल्डिंग कैपेसिटी 0.13, किसकी, एयर की, H2O को 1 मोल ऑफ एयर 0.13 को होल्ड करके रख सकता है, लेकिन होल्ड कितना कर रखा है 0.12, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम है, मतलब तुम 4 चपाती खा सकते हो, लेकिन तुमने 1 खा रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने 2 खा रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 खा रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी ज्यादा है ना। लेकिन अगर कोई ये बोले कि यार तेरी मैक्सिमम, अब तूने 4 खा ली, तेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है यार, अब तो 5वां भी खा, तो क्या बोलेगा, अरे यार मैं नहीं खा सकता यार, मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 4 की है, मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता। बस वही दया इस एयर पे भी दिखाओ, जब यहाँ पे टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, मैक्सिमम वो कितना होल्ड कर सकता था 0.128, लेकिन होल्ड कितना कर रखा है 0.1217, राइट। नेक्स्ट, जैसे ही टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई 0.1270, और उसने होल्ड कितना कर रखा है, उसने होल्ड भी उतना ही कर रखा है। इस पॉइंट पे ये उसी कंडीशन पे होगा जब पार्शियल प्रेशर इज बिकमिंग इक्वल टू वेपर प्रेशर, ये इसी कंडीशन पे होगा जब पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। एंड एट ड्यू पॉइंट मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन बिकम्स इक्वल। इस सिचुएशन पे हम ये बोलते हैं कि द एयर इज सैचुरेटेड। जब तुमको बोलते हैं, जब तुम बोलते हैं तुम्हारा पेट भर गया, राइट, you say your stomach is full, it means you are saying in technical language that I am saturated। यहाँ पे इस 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो एयर है ना, ये बोलेगी now I am saturated। वो ही सैचुरेटेड मतलब वो जितना मैक्सिमम H2O को होल्ड कर सकता था वो कर चुका है यार, इससे ज्यादा वो नहीं होल्ड कर सकता। फिर जैसे ही टेम्परेचर और ड्रॉप हुआ, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी हुई 0.11, लेकिन अब एयर क्या बोलेगा, यार मैं ना 0.1270 H2O को होल्ड कर सकता था, मैंने करके रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है मैक्सिमम कैपेसिटी, बट दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग देयर, ओके। बट यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, मतलब 13 डिग्री पे होल्डिंग कैपेसिटी हुई और कम, यहाँ पे एयर क्या बोलेगा H2O को, भैया मैं तेरे को इतने लोगों को नहीं उठा सकता हूँ, तो H2O बोलेगा कितने को उठाएगा, यार मेरी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है इतनों को उठा सकता हूँ। तो H2O क्या करेगा, ठीक है उतने लोग रहेंगे हवा में इन टर्म्स ऑफ वेपर, बाकी के जो ये एक्स्ट्रा लोग हैं जो गाड़ी में बैठे थे वो उतर जाएंगे। वो उतरे हुए लोग, दैट इज द H2O in vapor form will get condensed and that condensed H2O will be seen in the form of dews। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। टेम्परेचर और कम हुआ है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हुआ, ठीक है। ये बहुत लोगों को लगता है कि ड्यू पॉइंट मतलब उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ड्यू फॉर्म होगा, उसके बाद नहीं होगा, गलत। अगर टेम्परेचर और कम हुआ, होल्डिंग कैपेसिटी तो और कम होगी ना, क्योंकि हमको पता है टेम्परेचर कम होता है, सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू भी कम होगी, सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू कम होगी तो होल्डिंग कैपेसिटी और कम होगी, राइट। तो होल्डिंग कैपेसिटी और कम हुई तो अब फिर एयर क्या बोलेगा, कितने H2O को, अरे भाई मैं इतने लोगों को नहीं ले होल्ड करके रख सकता हूँ, तो फिर H2O बोलेगा कितने को करेगा, यार इतने लोगों को मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो क्या करेगा, इतने लोगों को होल्ड करके रखेगा और ये जो डिफरेंस है इन दोनों का उतने लोगों को उतार देगा, ठीक है। गाड़ी छोटी होती जा रही है। फिर मतलब यहाँ पे भी कंडेंसेशन हुआ, कौन से पॉइंट पे, ड्यू पॉइंट के बाद 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कंडेंसेशन हुआ, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कंडेंसेशन हुआ,
ठीक है। लेकिन ड्यू पॉइंट किसको बोलते हैं? फर्स्ट टेम्परेचर, द फर्स्ट टेम्परेचर एट विच द फर्स्ट ड्यू इज फॉर्म्ड इज नोन एज ड्यू पॉइंट, दैट इज 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अनदर डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर इज ऑल्सो ड्यू पॉइंट, दैट इज वाई 14। बहुत लोगों को क्वेश्चन रेज होता है, मैम फिर 13, 14 को ड्यू पॉइंट क्यों नहीं बोलते? अरे फर्स्ट टेम्परेचर बोलते हैं ना, इसीलिए हम 13, 14 को, सॉरी 12, 13 को ड्यू पॉइंट नहीं बोलते, ठीक है। अब अनदर क्वेश्चन, बच्चों के मासूम क्वेश्चन कि मैम 6:30 बजे तक ड्यूज फॉर्म हो रहे हैं, फिर 7 बजे से जब 7-8 बजे हमको ड्यू फॉर्मेशन क्यों नहीं दिखते और ना गायब भी हो जाते हैं? सुबह घास पे चलो तो ड्यूज फील होंगे, लेकिन 7-8 बजे तक गायब, कहाँ चले जाता है वो पानी, है ना? कहाँ जाता है वो पानी? नीचे जमीन के अंदर? नहीं, वो इवेपोरेट हो गया। जैसे ही 7 बज रहे टेम्परेचर बढ़ता है, राइट, ये तो हमको पता है। टेम्परेचर सुबह 7 बज रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर अभी बढ़ा है तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्या होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से एयर, यहाँ पे एयर ने H2O को और बोला कि अच्छा अब मेरा होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है, अब तुम आओ रे भाई, मैं तुमको होल्ड कर सकता हूँ? अरे नहीं भाई, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेट ऑफ वेपरेशन हो रहा है। अब यार किसी चीज को तुम हीट करोगे तो वो तो इवेपोरेट होगी, वो इवेपोरेट होगी और यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है, इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन जितना रेट ऑफ वेपरेशन है यहाँ पे H2O होल्ड करके रखेगा एयर। समझा? क्लियर है एवरीबडी? किसी को कुछ डाउट है क्या? मैम @14 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा सुप्रिया गुप्ता का क्वेश्चन है, मैम @14 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके 14 डिग्री सेंटीग्रेड 0.127 होगा मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन। करेक्ट, करेक्ट सुप्रिया। सुप्रिया का क्वेश्चन है मैम एट 14 डिग्री सेंटीग्रेड मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन होगा क्या? हाँ सुप्रिया, देख 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई मेरे को पूछे मोलाल ह्यूमिडिटी कितनी है, मोलाल 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? हाँ एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे ये वैल्यू मैंने मिटा दी थी ना, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे ये वैल्यू सेम आएगी ना यार, ये 0.1217 ये वैल्यू आएगी, वही लिखा था क्या सुप्रिया ने? करेक्ट 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 सुप्रिया, 0.1217 आएगा यार, वो मैंने हाथ रखा था तो वैल्यू मिट गई थी, वो मैंने दोबारा लिखते हुए गलती कर दी। करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट करेक्ट, शी इज वेरी करेक्ट। सुप्रिया का क्वेश्चन था कि मैम मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन एट 14 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी 0.1217। हाँ, क्योंकि मोलाल ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर पुट करो वैल्यू, और यहाँ पे वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर, तो वैल्यू उतनी ही 0.1217। तो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है 0.1217 और होल्ड करके रखा है उसने 0.1217, इसीलिए तो इस पॉइंट को हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। सुप्रिया करेक्ट है, जो भी तुम्हारा करेक्शन है दैट इज वट एवर यू हैव सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या हुआ? नेटवर्क इश्यूज ओवर? एक मिनट, सम नेटवर्क एरर्स फ्रॉम माई साइड और व्हाट? नो, ओके ओके करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? ठीक है। तो यहाँ पे इस 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्यू पॉइंट आया, 13 पे भी, मतलब 14 से नीचे 13 डिग्री पे कंडेंसेशन होगा, 12 पे कंडेंसेशन होगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कंडेंसेशन होगा, फिर टेम्परेचर रेज होते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब ड्यूज थोड़ी फॉर्म होंगे यार, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, एयर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, धूप चढ़ रही है, तो अब क्या होगा? रेट ऑफ वेपरेशन होगा, कंडेंसेशन की गुंजाइश नहीं है अभी, है ना। टेम्परेचर ड्रॉप होगा तभी कंडेंसेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज्ड टेम्परेचर पे नहीं होगा ना कंडेंसेशन, बिकॉज ये मैच ही नहीं हो रहे हैं, पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल ही नहीं होंगे एट हायर टेम्परेचर्स। ठीक है, ओके ओके। हेलो प्रांजल। सुप्रिया का क्वेश्चन है मैम समझ आ गया था पर दोबारा 0.1 से लिखा आपने तो डाउट हो गया था मुझे। अच्छा अच्छा ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट यार, ये मैंने मिटा दिया इसीलिए, बट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये किसी को दैट वाज माय टाइपिंग एरर कि मैंने यहाँ पे 0.1217 है तो यहाँ पे भी 0.1217 ही आएगा। ओके चलो चलो, अब तुमको इसी चीज को दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि लैब में तुम्हारा ड्यू पॉइंट कैसे आता है। ठीक है,
अब देख, अच्छा उसके पहले सुप्रिया का जो क्वेश्चन था, सुप्रिया का नहीं, किसका, हर्षिता का एक क्वेश्चन था कि मैम अगर वो मैक्सिमम पॉइंट मतलब मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो वो मैक्सिमम होल्ड क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का एक आंसर देती हूँ। अब अगर हर्षिता तू एक एक्सपेरिमेंट कर रही है लैब में, ठीक है, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, दिस इज अ क्लोज बॉक्स जिसको तुम हीट कर रही हो, ठीक है, देयर इज अ क्लोज्ड बॉक्स जिसमें तुमने हीटिंग अरेंजमेंट कर रखी है एंड यहाँ पे एक वाटर का बीकर भर रखा है, ठीक है, एक वाटर का बीकर इज फिल्ड ऑलरेडी, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, नो एयर, अगर एयर है ही नहीं तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर कितना होगा, अगर एयर के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो एयर का पार्शियल प्रेशर होगा ही नहीं ना, जीरो होगा, करेक्ट है। अब धीरे धीरे तुम क्या कर रही हो, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, सिंस यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, इनिशियल टेम्परेचर सपोज इफ इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे अब हम इवेपोरेशन, जैसे ही टेम्परेचर 25 है, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा, यहाँ पे इवेपोरेशन होना चालू हो जाएगा। किसका इवेपोरेशन, वाटर का, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रीच हो चुका है और प्रेशर होल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है एंड दिस इज हैपनिंग इन अ क्लोज्ड कंटेनर। जैसे ही 100 डिग्री पहुंचा, यहाँ पे इवेपोरेशन हैपेंड, जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा, यहाँ पे बात करती हूँ मैं अभी प्रेशर के बारे में बात नहीं करती, मैं सीधा मोलाल ह्यूमिडिटी और मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन की बात करती हूँ, ठीक है। अब तुमको समझ आता है मोलाल ह्यूमिडिटी एंड मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन। मोलाल ह्यूमिडिटी मतलब अभी इतना होल्ड करके रखा है, मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम इतना होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं ज़्यादा आगे चली गई, थोड़ा नीचे से जाना पड़ेगा। सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनिशियल टेम्परेचर पे, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर पे बहुत कम अमाउंट मतलब निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ H2O को होल्ड करके रखा है। सपोज 0.001 मोल्स ऑफ H2O को होल्ड करके रखा है 1 मोल ऑफ एयर ने, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम कैपेसिटी है सपोज 0.5 1 मोल ऑफ एयर ने, ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ की जो भी होल्डिंग कैपेसिटी होगी, सपोज 0.3 ले लेती हूँ, सपोज इफ 0.3 ले लेती हूँ, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो होल्डिंग कैपेसिटी विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो होल्डिंग कैपेसिटी अगर 0.3 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सपोज इफ मोलाल ह्यूमिडिटी, क्यों यहाँ पे आप बोलोगे मैम उस क्वेश्चन में आप मोलाल ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट ले रहे थे, यहाँ पे मोलाल ह्यूमिडिटी आपने बदली कैसे, यहाँ पे 0.3 है तो आप यहाँ पे 0.3 क्यों बोल रहे हो। अरे यार ये क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन विल मैटर, जितना भी वाटर इवेपोरेट होगा वो कहाँ जाएगा, एयर के अंदर जाएगा। तो एयर की होल्डिंग कैपेसिटी मतलब एक्चुअल सिचुएशन में होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, होल्डिंग कैपेसिटी मतलब सॉरी नॉट होल्डिंग कैपेसिटी, मोलाल ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी ना। पहले उसने कुछ भी होल्ड करके नहीं रखा था, धीरे धीरे वो क्या करेगा 0.1 को होल्ड करेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो 0.3 मोल्स ऑफ H2O को होल्ड करके रखेगा 1 मोल ऑफ एयर, बराबर है क्या। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसा क्यों हो रहा है यार, यहाँ पे दिस इज अ क्लोज्ड सिचुएशन, इफ दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर तो जितना भी H2O इवेपोरेट होगा वो यहाँ पे सराउंडिंग एयर उसको होल्ड करके रखेगी, लेकिन सराउंडिंग एयर की भी तो एक मैक्सिमम लिमिट है कि वो मैक्सिमम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितने को होल्ड करके रख सकती है, 0.3 को होल्ड करके रखी है, लेकिन मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती है 0.3,
होल्ड कितना कर रखी है 0.3, एक पॉइंट ऐसा आएगा, राइट। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाद भी अगर तुम हीट कर रहे हो तो क्या ऐसा होगा क्या कि मैम अब ना 100 के बाद अगर मैं और हीट करूंगा तो इवेपोरेशन तो फिर भी होना है, राइट, होगा ही यार। 100 के बाद भी अगर तुम वाटर को बॉईल करोगे तो जो तुमने जिस वेसल में, जिस बर्तन में तुमने पानी ले रखा है वहां पे बोलता है क्या वो अरे अब मैं और इवेपोरेट नहीं होगा? नहीं यार, तुम एनर्जी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज होगी, वाटर तो इवेपोरेट होगा। लेकिन ये एयर जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो रीच हो चुकी है 0.3, वो मैक्सिमम होल्ड कर सकता था 0.3, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने होल्ड भी कर रखा है 0.3। लेकिन अब कंडेंसेशन, ये हीट तो नहीं मान रही, हीट तो हम देते जा रहे हैं, तो यहाँ से इवेपोरेशन होगा। लेकिन हम इवेपोरेट करने के बावजूद ये वैल्यू नहीं बदलेगी। अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर भी हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे के बाद भी आओगे फिर भी मोलाल ह्यूमिडिटी की वैल्यू इज सेम एंड मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन की वैल्यू भी सेम। क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा? क्यों ऐसा लगता है? क्या ऐसा हो रहा है कि यार 100 डिग्री पे मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी इज 0.3, होल्ड करके रखा है 0.3, लेकिन 100 के बाद मैं आधा घंटा मैंने उसको 100 पे बॉईल किया, ठीक है, उसके बावजूद भी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी इज 0.3 और मैक्सिमम होल्ड करके रखा भी है उसने 0.3। क्या रीजन हो सकता है? क्या लगता है आपको क्या हो सकता है मैक्सिमम? क्या रीजन हो सकता है? एनी गेस प्लीज, एनी गेसेस कि मैक्सिमम उसने होल्ड करके रखा है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिफ्रेम कर देती हूँ आपके लिए अलग तरीके से। हम जैसे ही 100 डिग्री पे पहुंचे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी 0.3 को होल्ड करने की, और 100 पे उसने होल्ड भी किया भी है 0.3, उसके बावजूद मैं आधा घंटा उसको हीट करती रही, ठीक है, आधा घंटा मैं हीट करते रही और यहाँ पे इवेपोरेशन हो भी रहा है। इतना भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि यार हम हीट देंगे तो वाटर को तो इवेपोरेट होना पड़ेगा, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, हम एनर्जी दे रहे हैं तो उसको तो यूटिलाइज करनी पड़ेगी। तो इसके इस कंडीशन को रीच होने के आधे घंटे बावजूद, आधे घंटे में कंटिन्यूसली हीटिंग दे रही हूँ, उसके बावजूद भी दिस वैल्यू इज कांस्टेंट 0.3 एंड दिस वैल्यू इज आल्सो कांस्टेंट। क्यों ऐसा? जबकि यहाँ पे वाटर इवेपोरेट हो रहा है। क्या लगता है? सैचुरेशन रीच करने के बाद कंडेंसेशन होगा। करेक्ट प्रतीक, बैंग ऑन प्रतीक। प्रतीक क्या बोला? प्रतीक बोलता है सैचुरेशन रीच करने के बाद कंडेंसेशन होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। सैचुरेशन रीच होगा ना, इसीलिए में भी करेक्ट प्रतीक। यहाँ पे अगर मैं 100 डिग्री रीच होने के बावजूद उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, वो क्या बोल रहा है यहाँ देखो यार, ये इस एयर की भावना को समझो ना यार। तुमको चार रोटी तो मैक्सिमम खा सकते हो, तुम्हारी मम्मी ने 5वीं परोसी तो तुम क्या बोलोगे? अरे मम्मी यार मैं नहीं खा सकता, यार मेरे पेट की कैपेसिटी है, मैं 5वीं नहीं खा सकता। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ एयर क्या बोल रहा है कि मैं मैक्सिमम 0.3 को होल्ड करके रख सकता हूँ। 1 मोल ऑफ एयर मैक्सिमम 0.3 मोल्स ऑफ H2O को होल्ड करके रख सकता है, और उसने होल्ड कितनों को करके रखा है? 0.3। इसके बावजूद भी अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और आधा घंटा भी अगर उसको हीट करेंगे तो एयर क्या बोलेगा? अरे मैं नहीं उठा सकता यार, मैं 0.3 से ज़्यादा लोगों को नहीं उठा सकता। तो क्या वो वाटर इवेपोरेट ना हो? यहाँ से हम हीट कर रहे हैं तो वाटर तो इवेपोरेट होगा, लेकिन वो एयर बहुत स्मार्ट है, वो बोलेगा अच्छा तू ऐसा करेगा तो फिर भी इवेपोरेट होगा। एक काम करता हूँ, जितने रेट ऑफ इवेपोरेशन होंगे, जितने मोल्स इवेपोरेट होंगे, उतने एयर में से जो H2O है वो कंडेंस होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट rate of evaporation and rate of condensation will be same. That is why 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने के बावजूद भी होल्डिंग कैपेसिटी कांस्टेंट थी। ठीक है, क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी कांस्टेंट थी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। इस सिस्टम का टेम्परेचर एक मैक्सिमम टेम्परेचर रीच हो गया, उसके बाद नहीं बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर वेसल का टेम्परेचर, लेकिन इवेपोरेशन तो चालू है। इवेपोरेशन चालू होने के बावजूद भी यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी इज कांस्टेंट। दैट इज व्हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम सेम, ताकि वो इक्वलाइज हो जाए।
एयर क्या बोलेगा, मैं तेरे को 0.3 होल्ड कर सकता हूं, उसके बावजूद भी अगर H2O नहीं मान रहा, H2O फिर भी इवेपोरेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो उसके पास जो H2O का कंटेंट है वेपर फॉर्म में, वो उसको कंडेंस कर देगा। ठीक है, तुम आओ, मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ दे जाऊंगा, तुम आओ, वो फिर छोड़ देगा, कंडेंस कर देगा, बट वो इस वैल्यू को नहीं हिलने देगा 0.3। उसको अपना बजट पता है कि वो 0.3 को मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, वो उतने को ही होल्ड करके रखेगा। क्लियर है क्या? तो प्रतीक, द आंसर वाज एब्सोल्युटली करेक्ट कि सैचुरेशन रीच हो चुका है, इसीलिए ये 0.3 को अगर मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, तो तुम आधा क्या दिन भर भी अगर उसको होल्ड हीट करोगे तो 0.3 का 0.3 को ही होल्ड करके रखेगा। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यार फिर ये जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो जा कहाँ रहा है, वो जा तो रहा है पर उतना ही नीचे भी आ रहा है, इसीलिए ये वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ड्यू पॉइंट का जो तुम लैब में करते हो, ठीक है, लैब में करते हो, तो लैब में तुम लोगों ने यहाँ पे एक ऐसा राउंड बॉटम फ्लास्क कभी ना कभी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसको तुमने वाटर से फिल कर दिया। ठीक है, इसको लगा रखा है तुमने कंडेंसर, करेक्ट है, देखा है ना सबने, कोविड की वजह से कॉलेज नहीं गए हो पर कंडेंसर कभी ना कभी तो देखा ही होगा। कंडेंसर यूनिट क्या होती है, कंडेंसर यूनिट में, कंडेंसर यूनिट के अंदर यहाँ पे हमने हीटिंग लगा दी इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, इसको हमने वाटर से फिल कर दिया है। ये है लैब में तुम ड्यू पॉइंट कैसे समझा सकते हो। किसी ने तुमको बोला कि ड्यू पॉइंट समझाओ, तो मेरा वो दिन रात वाला कंसेप्ट मत समझाते बैठना, ठीक है, ये समझाना, ठीक है, ये समझाना, ठीक है। अब आ रही हूँ उस पॉइंट पे, इसको हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर है, वाटर को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। वाटर को जब हम हीट करेंगे तो वाटर क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेट, ठीक है, वाटर यहाँ पे होगा इवेपोरेट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, होल थ्रू आउट प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर बॉईल हो रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही वो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे वो वेपर फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे H2O इज इन वेपर फॉर्म, हियर ऑल्सो H2O इज इन वेपर फॉर्म, लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे एक चेंज है, ठीक है। क्या है वो चेंज, यहाँ पे एक चेंज है, क्या है वो चेंज, देखो, या जब हम इस कंडेंसर, सबसे पहले तो मेरे को नहीं पता कितने लोगों को कंडेंसर पता है, कंडेंसर मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक ग्लास पाइप समझो, उसके बाजू एक और असेंबली लगी हुई होती है, एंड इस असेंबली में क्या होता है, इस असेंबली में क्या होता है, ये वाटर जो है ना वो सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है। यहाँ पे इसके कंटिन्यूसली वाटर कांटेक्ट में होगा, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली वाटर इस कांटेक्ट में होगा, और ये सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वाटर जमा करके रख दिया, यहाँ से वाटर विल बी कमिंग इन एंड यहाँ से इट विल बी गोइंग आउट, ठीक है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं जा रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है, मतलब ये पेन है, इसके सराउंडिंग में मैंने वाटर असेंबली लगा दी, ठीक है, उस वजह से क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा ना, है ना। मम्मी को दूध ठंडा करते हुए देखा होगा, राइट, तो वो भी केमिकल इंजीनियर है, उसको भी पता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कम करने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मोर, राइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर, वाटर आने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। सपोज इफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज इफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर कम है क्योंकि वाटर है ना यार, वाटर के कांटेक्ट में ग्लास आएगा तो उस ग्लास के सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे मैम यहाँ नहीं होगा क्या, अरे नहीं ना, यहाँ पे उसके कंपैरिजन में नहीं रहेगा। यहाँ पे सपोज इफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हो सकता है यहाँ पे 60 डिग्री टेम्परेचर हो, क्योंकि H2O इज देयर इन वेपर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, टेम्परेचर कम हो रहा है, अब याद करो जब टेम्परेचर कम होता है तो होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, H2O की कम हो जाती है, बराबर है। जब टेम्परेचर यहाँ पे देखो, अपन इसी अभी अपन पढ़ रहे थे ना, जब टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर कम होते जाता है तो होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम हो रही है, करेक्ट है। जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रही है, बस यही बात यहीं पे हो रही है। जब यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम हो, यहाँ पे 100 होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो H2O ने, एयर ने H2O को होल्ड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है लेकिन उसने होल्ड करके रखा है,
जैसे ही टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड, होल्डिंग कैपेसिटी फटाक से कम, 60 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, सच अ ड्रास्टिक चेंज, होल्डिंग कैपेसिटी खटाक से कम। होल्डिंग कैपेसिटी कम मतलब एयर क्या बोलेगा, अरे भाई मैं यहाँ तो तुझे होल्ड कर सकता था लेकिन अब नहीं होल्ड कर पाऊंगा, तो वो क्या हो जाएंगे, वहां पे एयर क्या करेगा, जितने लोगों को वो उठा सकता है वो उठाएगा, बाकी लोगों को वो बोलेगा तुम जाओ यहाँ से। वो जाएंगे कहाँ, तो वो यहाँ पे ड्यूज फॉर्म कर लेंगे। तो जब भी कंडेंसर के इर्द गिर्द आपको ड्यूज दिखते हैं, दैट इज बिकॉज कि वहां की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, ठीक है। वहां की एयर उतने H2 एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां से 22 कहाँ आया, बिकॉज वाटर के कॉन्टैक्ट में है ना वो सरफेस, तो वहां के सरफेस का टेम्परेचर कम रहने वाला है, उस ग्लास के सरफेस का टेम्परेचर कम रहेगा, तो उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो एयर H2 आ रही थी वेपर फेज में, ठीक है, वो एयर के साथ, वो एयर क्या बोलेगा उसको, यहां तक तो ठीक था, अब मैं तुझे होल्ड नहीं कर सकता, तो ही विल ड्रॉप दैट अमाउंट ऑफ H2, ठीक है। दैट ड्रॉप्ड H2 विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ वेपर, विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ ड्यूज, मतलब जिसको हम कंडेंस, मतलब जो भी H2O है जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट H2O इन लिक्विड फॉर्म गेट्स कलेक्टेड हियर ड्रॉप वाइज, और वो जो बूंदे हैं वो आपको धीरे धीरे हम यहाँ पे कलेक्ट करते जाते हैं, ठीक है। ये ड्यू पॉइंट फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, देखो इस पूरे, ये जो पूरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी ये उसी से रिलेट करता है जो मैं आपको रात से दिन वाला, क्योंकि ये पूरा टाइम टेम्परेचर वॉज फिक्स्ड एज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर धीरे धीरे 60, टेम्परेचर और ड्रॉप हुआ 22। तो सिंस यहाँ पे टेम्परेचर कम होते जा रहा है, सिंस टेम्परेचर कम होते जा रहा है, सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होते जाएगी, सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू कम होते जाएगी, तो होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होते जाएगी, बिकॉज ऑफ विच दिस ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड एंड दैट ड्रॉपलेट्स कैन बी कलेक्टेड हियर, ठीक है। अब किसी को ड्यू पॉइंट एक्सप्लेन करते वक्त, किसी को भी ड्यू पॉइंट एक्सप्लेन करते वक्त यू शुड एक्सप्लेन इट दिस वे कि मैम दिस इज द आर्टिफिशियल कंडीशन, कि इस तरीके से वी कैन फॉर्म ड्यूज आर फॉर्म्ड, ओके, नो प्रॉब्लम। बट फिर भी इसको ड्यू पॉइंट फिनोमिना नहीं बोलते, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करते वक्त इससे एक्सप्लेन करना ज़रूर, लेकिन एट दी एंड मेक अ करेक्शन कि मैम एक्सप्लेन करते वक्त इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, कम हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, होल्डिंग कैपेसिटी ड्रॉप होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी कम हो रही है तो होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रही है, दैट इज़ वाई ड्यूज आर गेटिंग फॉर्म, मतलब ये ड्रॉपलेट्स बनेंगे और वो ड्रॉपलेट्स हमको मिल रहे हैं। तो आर्टिफिशियली, मतलब जो रात को होता है कोल्ड को विंटर सीजन में, वो आर्टिफिशियली तुमने लैब में कर दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच यू आर गेटिंग टू सी दिस ड्रॉपलेट्स, मतलब ड्यूज जिसको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर ड्यू पॉइंट फॉर्मेशन। वाई? because बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि जो ड्यूज बने, ठीक है, वो वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से नहीं बनने चाहिए, ठीक है। जो ड्यूज हमारे फॉर्म हुए यहाँ पे, ठीक है, वो क्यों आए, मतलब ये जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ वो किस वजह से हुआ, वाटर के कांटेक्ट की वजह से हुआ। तो आप बोलोगे मैम वाटर के कांटेक्ट की वजह से, पर ये तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट था, नहीं चलता। अगर इनडायरेक्टली भी वाटर कांटेक्ट में आ रहा है, ये टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप किस वजह से हुआ, क्योंकि वाटर आया है कांटेक्ट में, भले ही इनडायरेक्टली आया हो लेकिन वाटर आया है ना कांटेक्ट में, राइट। दिस इज नॉट अलाउड इन ड्यू पॉइंट। तो ड्यू शुड नॉट बी फॉर्म्ड व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ वाटर, इसीलिए इस एग्जाम्पल को हम जस्टिफाई नहीं करते हैं कि ये ड्यू पॉइंट फिनोमेना है, ठीक है, बस एक कंडीशन की वजह से, बिकॉज यहाँ पे वाटर कांटेक्ट में आ रहा है। So dew point formation should be out of contact with water, it should not come in contact with water,
ठीक है। इसीलिए ये एग्जाम्पल, मैंने तुमको बोला ये एग्जाम्पल इज द मोस्ट करेक्ट वे टू एक्सप्लेन ड्यू पॉइंट, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। विंटर्स में टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, क्या वाटर के कॉन्टैक्ट के आने की वजह से हो रहा है? नहीं, वो नेचुरली टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, दैट इज वाई उसको हम ड्यूज फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, बट दिस टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग बिकॉज इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, दैट इज वाई दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डिफाइन ड्यू पॉइंट। करेक्ट है क्या? एक ड्यू पॉइंट का डेफिनेशन लिखो, ड्यू पॉइंट का करेक्ट एक डेफिनेशन लिखो। Dew point is the lowest temperature at which dew point, लिखो डेफिनेशन, dew point is the lowest temperature, अब एक एकदम सही मस्त वाली डेफिनेशन लिखो, dew point is the lowest temperature at which dew point is the lowest temperature to which a gas vapor mixture is the lowest temperature to which a gas vapor mixture dew point is the lowest temperature to which a gas vapor mixture can be cooled without condensation, कंडेंसेशन मतलब यही जो हो रहा है, ये जो हमने किया, ये हमने कंडेंसर लगाया और यहाँ पे कंडेंसेशन फिनोमेना किया, ठीक है। तो वो विदाउट कंडेंसेशन मतलब नेचुरली होना चाहिए, ठीक है। The dew point is the lowest temperature to which a gas vapor mixture can be cooled without condensation at constant pressure and out of contact with water, वाटर के कांटेक्ट में आके नहीं, एंड आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ वाटर, वाटर के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, ड्यू पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस वेपर मिक्सचर कैन बी कूल्ड विदाउट कंडेंसेशन। विदाउट कंडेंसेशन मतलब ये जो अभी हम बोल रहे थे, इसको हम ड्यू पॉइंट बोल रहे थे ना, लेकिन ये कंडेंसेशन की वजह से हुआ, तो इट शुड बी विदाउट कंडेंसेशन, कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए। मतलब आप जब ये सब कर रहे हो तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे कि रात सुबह विंटर्स में हो रहा है, ठीक है। एंड आउट ऑफ कांटेक्ट विथ वाटर, वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन, ठीक है। एक और डेफिनेशन है इसकी, उसको भी लिख लें। एक और डेफिनेशन है, एक तो ऐसे लिखना या फिर दूसरी डेफिनेशन लिखो, एक ये वाली डेफिनेशन लिखो एंड एक लास्ट एक और डेफिनेशन लिखो। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर बिगिंस, इट इज द टेम्परेचर एट विच, इट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor begins to condense, it is the temperature at which the vapor begins to condense when cooled at constant pressure, when cooled at constant pressure। करेक्ट है क्या? देखो, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर बिगिंस टू कंडेंस। वेपर क्या हो रहा है?
कंडेंस हो रहा है। व्हेन कूल्ड, हम उसको ठंडा कर रहे हैं, लेकिन ठंडा कैसे कर रहे हैं, वाटर के कांटेक्ट में आके नहीं, व्हेन कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जब ह्यूमिडिटी का एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसके अंदर ड्यू पॉइंट की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, जब एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा जिसमें ड्यू पॉइंट की बात ही नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चन में टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रहेगा, एक ही टेम्परेचर देगा वो और एक ही प्रेशर देगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ड्यू पॉइंट वर्ड दिख गया ना, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर होल थ्रू आउट सेम, जैसे हम अभी एक्सप्लेन करते हुए मैं तुमको बता रही थी, राइट। फर्क कहाँ पड़ता है, फर्क पड़ता है जहां पे टेम्परेचर, दो टेम्परेचर मेंशन किए होंगे। जब ड्यू पॉइंट आएगा ना, ड्यू पॉइंट का क्वेश्चन रहेगा, प्रेशर एक लेकिन टेम्परेचर दो देंगे, ठीक है, और वो दो टेम्परेचर में से किसका क्या लेना है, किसका पार्शियल प्रेशर लेना है, किसका वेपर प्रेशर लेना है, वो हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। ओके, क्लियर है एवरीबडी। ओके, प्रतीक का कुछ क्वेश्चन है। प्रतीक सेज इन सेम एक्सपेरिमेंट में इफ रिप्लेस वाटर विथ एयर कंडेंसर और सम रैंकाइन साइकिल और वेपर कंप्रेशन साइकिल कैन वी जस्टिफाई ड्यू पॉइंट। यस प्रतीक, डेफिनेटली डेफिनेटली। प्रतीक बोलता है कि मैम अगर यहाँ पे मैंने जो कूलिंग करा, मैं वाटर को रिप्लेस कर दूं, अगर आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद वाटर ना करूं, मैं अगर वहाँ पे एयर कंडीशनर लगा दूं, तो यस डेफिनेटली प्रतीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलेगा। तू यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप कर, लेकिन तू वहाँ पे टेम्परेचर कूल कर उसको, ठीक है, कूल करना है। लेकिन देख यहाँ पे अपन बोल रहे हैं ना, वी हैव टू कूल इट। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, इफ दैट इट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर बिगिंस टू कंडेंसेट व्हेन कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तू वहाँ का प्रेशर चेंज मत कर, प्रेशर कांस्टेंट रहने दे, वाटर के कांटेक्ट में आए बिना तू उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर सकता है। जैसे कि वो कह रहा है कि मैं एयर कंडीशनर लगा दूंगा मैम, फिर भी तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम, चलेगा, नो प्रॉब्लम। एट दैट टाइम वी कैन जस्टिफाई दैट इट इज अ ड्यू पॉइंट, तब वो ड्यू पॉइंट एक्सपेरिमेंट कहलाएगा वैलिड वाला। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट प्रतीक, तब वो डेफिनेटली ड्यू पॉइंट कहलाएगा वैलिड वाला। करेक्ट है क्या? और किसी के क्वेश्चन है तो बोलो। मैं इसका प्रॉब्लम अभी नहीं ले रही हूँ, ठीक है, इसका प्रॉब्लम मैं कल के लेक्चर में लूंगी, ठीक है। ड्यू पॉइंट को का जो प्रॉब्लम है, मैं कल इतना समझाने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद तुमको क्या लग रहा होगा, हाँ मैम अब मेरे को ना अच्छे से, जिसने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है, मेरे को पक्का, आई एम 100% श्योर, आई हैव नो डाउट ऑन माई एक्सप्लेनेशन, कि अगर तुमने पूरा लेक्चर अटेंड किया है तो तुमको ड्यू पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कल जब मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज होगे कि मैम इसमें से मैं किसको क्या लूँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा कल के लिए डिले डालते हैं, ठीक है, एंड विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम टुमारो। बट स्टिल देन अभी भी ऐसा कोई है जिसके कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी भी किसी के कुछ भी डाउट्स है, हर्षिता, प्रतीक एंड एनीवन, राम, किसी के भी कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कल का लेक्चर मिस ना करें, बिकॉज कल मैं ड्यू पॉइंट का प्रॉब्लम करवाऊंगी, ठीक है। तो मेक श्योर यू बी देयर टुमारो। ओके, नो डाउट्स, नो डाउट्स। ओके फाइन, ठीक है। कंसिडरिंग कि तुमको समझ आया होगा यार, ऐसे तुमको ड्यू पॉइंट कोई नहीं समझाएगा, आई कैन गारंटी, इतना अच्छे से तुमको ड्यू पॉइंट कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। ओके, तो विद दैट आज के लिए लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, ओके, कल फिर मिलेंगे। जब ऐसा मज़ेदार टॉपिक आता है तो वक्त कैसे जाता है मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो विद दैट आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं एंड वी विल मीट टुमारो अगेन, ठीक है। कल गुड़ी पाड़वा है तो कल हम सुबह ही सेशन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। रात के लिए आई लीव यू ऑल फ्री, ठीक है। तो कल सुबह के सेशन में ही हम प्रॉब्लम ले लेंगे, ठीक है। 10 बजे या 11 बजे का मैं सेशन रख दूंगी एंड वी विल सुबह ही हम चीज़ों को ख़त्म कर देंगे ताकि कल दिन हमारा अच्छे से शुरू हो एंड शाम को यू विल बी फ्री, सैटरडे है ना इसलिए। ओके, चलो देन आज के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो। प्लीज़ मेक श्योर कि जितने लोगों ने ड्यू पॉइंट को समझने की कोशिश की है वो प्रॉब्लम्स अटेंड करते वक्त रहें, ठीक है, वरना फिर थोड़े से जो लूप होल्स है ना तुम्हारे दिमाग में वो रह जाएंगे। अभी तुमको लग रहा होगा मैम अब तो तुम कुछ भी क्वेश्चन दो मेरे को बहुत अच्छे से समझ आया है,
तो मैं बिल्कुल बता पाऊंगा, लेकिन स्टिल आई नो कि जब प्रॉब्लम आगे आएगा थोड़ी सी कंफ्यूजन होने की गुंजाइश होती है। एंड इफ यू डोंट वांट दैट टू हैपन फॉर द एंटायर लाइफ, ड्यू पॉइंट हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, तो मेक श्योर यू अटेंड द लेक्चर टुमारो। ओके ओके, तो विद दैट I am closing the lecture for now. See you tomorrow. Good night and take care.